हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे पास बस 5 दिन है। इन 5 दिन के अंदर मैक्रो, इंडियन, एनसीईआरटी, जितने भी डिफरेंट काइंड ऑफ एमसीक्यूज हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, डाटा बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी पूछे जा रहे हैं, हमें सब कुछ अच्छे से करना है। तो हमारा सबसे पहला टारगेट है कि पूरे सिलेबस का अच्छे से जम के रिवीजन करें। आज आप लोग पेपर दे के आए हो, लेकिन यहां रुकना नहीं है, 2-4 घंटे का रेस्ट लो, लेकिन आज रात तक किसी भी तरीके से नेशनल इनकम, बस एक चैप्टर, एक यूनिट, सॉरी, 10 नंबर तक का वेटेज है इसका, और इसे 0 to end अच्छे से खत्म करना है। तो अभी मैं आपको पूरा का पूरा रिवीजन कराऊंगा नेशनल इनकम का। देन आज शाम को मैं इसके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाऊंगा, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको बिल्कुल फैमिलियर करा दूंगा क्वेश्चन से, चाहे वो कितना भी घुमा के पूछे आप कर लोगे। उसके बाद इसके एमसीक्यू कर लेंगे, पूरी तरीके से 10 नंबर अपनी जेब में होंगे। और मैं एक सेपरेट वीडियो भी लेके आऊंगा पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स का, मैक्रो के अंदर, नेशनल इनकम के अंदर भी, एडीएस के अंदर भी, बजट और बीओपी के अंदर भी, और साथ में इंक्लूड एक्सक्लूड के लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि वो आपको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मुझे बहुत सारे डीएम्स आए इंस्टाग्राम पे कि सर इंक्लूड एक्सक्लूड वाला टॉपिक जरूर कवर करा देना, तो वो भी मैं करा दूंगा। फिलहाल चलते हैं बहुत कंसाइज वे में इजीली नेशनल इनकम का 0 to end पूरा का पूरा रिवीजन करते हैं। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो हर बार पूछे जाते हैं, मैं थोड़ा फोकस उस पर ज्यादा रखूंगा। तो सबसे पहले देयर आर 4 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर्स, कंज्यूमर, जहां पे हम लोग आप लोग आते हैं। कंपनी, प्रोड्यूसर्स, जो प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं। तीसरा हो गया गवर्नमेंट, चौथा हो गया अब्रॉड। एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब क्या है? इंडिया को छोड़ के बाकी सारी कंट्री, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, हमें देखना है 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, यानी कि हाउस होल्ड और फर्म। इन दोनों में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे होता है, यानी कि जो इनकम का फ्लो है ना, वो सर्कुलर है। यानी कि हाउस होल्ड जो है वो फर्म से पैसे कमाता है और फिर फर्म को दे देता है। तो ये जो फ्लो है दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो अगर आपको पेपर में आता है एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, तो आपको ये बनाना पड़ेगा, इसको अपने सिंपल सीधी भाषा में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट। तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। सबसे पहले यहां आपको 2 यूनिट बनानी है। ये हो गया हाउस होल्ड सेक्टर यानी कि कंज्यूमर्स, और दूसरा हो गया फर्म। फैक्ट्री को प्रोडक्शन करना है, तो हाउस होल्ड ही उनको क्या करता है? फैक्ट्री सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये इनको ये 4 चीजें देता है। जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो फर्म को ये 4 चीजें प्रोवाइड करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज यानी एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि ये इनको जमीन देता है, इनको लेबर देता है, और इनको के पैसे देता है, पूंजी, और इनके यहां से ही कोई एक इंसान जाके मालिक बनता है ना, वो इंसान ही तो मालिक बनेगा। तो यानी कि हाउस होल्ड क्या करता है? इनको फैक्टर सर्विसेज देता है, फ्री में नहीं। फैक्टर सर्विसेज के बदले फर्म इनको करती है फैक्टर पेमेंट। लैंड पे देती है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, सैलरी, कैपिटल पे मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और मालिक को क्या मिलता है? नॉर्मल प्रॉफिट। तो इनके पास इनकम आ गई फर्म से। हाउस होल्ड के पास पहली बार जो इनकम जनरेट हुई है वो फर्म से हुई, इनके पास पैसा आ गया। लेकिन पैसा तो खाएंगे नहीं, ये क्या करेंगे? सामान ही खरीदेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं? फर्म ने क्या करा? इनसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज लेके क्या करा? प्रोडक्शन करा, प्रोडक्शन करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे, और यही गुड्स एंड सर्विसेज वापस इनको बेच दिए। लाइक फर्म ने क्या करा? गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को बेचा, फ्री में नहीं। हाउस होल्ड ने फिर उसी पैसे से क्या करा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर करा, यानी पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो इन लोगों ने यहां से कमाया, फिर कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रूप में वापस इन्होंने फर्म को पैसा दे दिया। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, और दिस फ्लो इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 2 तरह के फ्लो होते हैं। ये जो सबसे पहले हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी है, जिसको रियल फ्लो बोलते हैं, रियल फ्लो, फिजिकल फ्लो भी इसको बोलते हैं। और जो फर्म ने इनको पेमेंट करी है ना इस फैक्टर सर्विसेज के बदले, फैक्टर पेमेंट, इसको बोलते हैं नॉमिनल फ्लो या मनी फ्लो। फिर इन्होंने, फर्म ने जो गुड्स एंड सर्विसेज इनको बेचा उसको भी क्या बोलते हैं? रियल फ्लो। और ये जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर इनको जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमिनल फ्लो या मनी फ्लो। तो जहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट है वो फ्लो होता है नॉमिनल फ्लो या मनी फ्लो, और जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर सर्विसेज का फ्लो है उसको बोलते हैं रियल फ्लो। तो रियल फ्लो का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ
ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउसहोल्ड। रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं, जो इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज जो है, इकोनॉमी की जीडीपी जो है उसको मेजर करने में मदद करता है। जबकि जो मनी फ्लो है वो क्या होता है, फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउसहोल्ड और फ्लो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म। और ये नॉमिनल फ्लो है, मनी फ्लो है, इकोनॉमी मनी सप्लाई को ये मेजर करता है। तो ध्यान रखना, रियल फ्लो नॉमिनल फ्लो हो गया, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मैंने तुम्हें समझा दिया कि इनकम का किस तरीके से सर्कुलर फ्लो होता है। मैं आपको फिर से एक बात रिपीट करता हूं, मैं बहुत तन मन धन से अच्छे से हर एक पॉइंट, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं कई सालों के पेपर देखने के बाद, क्योंकि जब मैं मॉक्स बनाता हूं तो मैं कई सालों के पेपर को एनालिसिस करता हूं, सैंपल पेपर को, कंपार्टमेंट के पेपर को, आइडिया लगाने के लिए क्या चीज पूछी जा सकती है। तो बहुत सारे प्रेडिक्शंस होते हैं, उस बेसिस में मैं देख लूं जो चीजें सबसे ज्यादा पूछी गई है, मैं वहां पे तन मन धन से आपको टाइम दूंगा। पेपर में ये डायग्राम बना के सिंपल सीधी भाषा में लिख के आना है। अगर तुम चाहते हो, वैसे तो मैं कराऊंगा ही कि आंसर्स कैसे लिखना है, राइटिंग कैसे करनी है, आंसर राइटिंग, तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं जरूर उस पर भी काम करूंगा। फिलहाल आपको ये टॉपिक आई होप आपको समझ आ गया होगा। सेकंड, ये दो तीन फेजेस होते हैं। देखो क्या होता है ना, मैंने एक चीज नोटिस करी, सीधा सीधा जो क्वेश्चंस हैं आप तैयारी करते हो ना, सीबीएसई आजकल वैसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, घुमा के अंदर से पूछ रहा है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इंपॉर्टेंट है, बट मे बी वो आपको तीन फेज पूछ ले कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर फेजेस कौन कौन से होते हैं। तो तीन फेजेस हैं, जीडीडी, जैसे जीडीपी होता है वैसे जीडीडी हो गया। जी फॉर जनरेशन फेज, यहां पे क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। जनरेशन फेज का मतलब यहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, सामान बन रहा है थ्रू द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फिर सामान बनने के बाद, जब सामान बनने में लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप हमारी हेल्प करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस में हम उनको इनकम देंगे। हम क्या करेंगे, लैंड को रेंट देंगे, लेबर को वेजेस सैलरी देंगे, कैपिटल पे प्रॉफिट देंगे। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जिसको इनकम फेज बोलते हैं, ठीक है। फिर जब लोगों को इनकम मिलेगी तो लोग खर्च करना चालू करेंगे और उनका खर्चा किसी और की इनकम बनेगी। दिस इज कॉल्ड डिस्पोजिशन फेज, यानी कि एक्सपेंडिचर। तो प्रोडक्शन हो गया, इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, इन्हीं तीन से चीजें आगे चल के बनती हैं। देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहले प्रोडक्शन होगा, जनरेशन फेज, फिर लोगों को इनकम बांटा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और उसके बाद उस इनकम को लोग खर्च करेंगे, डिस्पोजिशन फेज। अच्छा, स्टॉक क्या है, फ्लो क्या है, इससे तीन अलग अलग टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। पहला डिफरेंस पूछ ले जाएगा, दूसरा आपको पूछ लेगा पहचानो कौन सा स्टॉक है, कौन सा स्टॉक नहीं है, एमसीक्यू में, लॉन्ग फॉर्मेट में आपको पूछ सकता है। स्टॉक क्या है, वो वेरिएबल है जो मेजर किया जाता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर कोई ऐसा, अच्छा वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सकता है और उस चेंज को हम लोग मेजर भी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वेरिएबल। लाइक बालों का कलर चेंज होता है, शरीर में जो रंग है बॉडी का वो भी चेंज होता है, बट उसको मेजर नहीं कर सकते। तो मेजर क्या कर सकते हैं, एक छठी क्लास के बच्चे में जो उसकी हाइट थी और जो 12वीं में पहुंची उसकी हाइट क्या है, तो उस चेंज को हम मेजर कर सकते हैं, उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो स्टॉक वो वेरिएबल है जिसको मेजर किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि भाई तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है आज की डेट पे, तुम्हारे ऊपर कर्जा कितना है आज की डेट पे, है ना। दिस इज कॉल्ड स्टॉक बैलेंस शीट, कि 31 मार्च 2026 को या 25 को तुम्हारे पास कितने एसेट्स, कितने लायबिलिटी हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक। तो स्टॉक वो वेरिएबल है जो मेजर किया जाता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, जबकि फ्लो वो वेरिएबल है जो कि मेजर किया जाता है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे। साल भर का कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है, महीने की पॉकेट मनी कितनी है ना, पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे, या फिर हम बात करेंगे सेविंग्स की बात करेंगे, नेशनल इनकम की बात करेंगे, जीडीपी की बात करेंगे, तो साल की बात करेंगे। तो फ्लो वो वेरिएबल है जहां पे हम उसको पूरे साल भर में मेजर करेंगे, जबकि स्टॉक वो वेरिएबल है उसको हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करेंगे। टाइम डायमेंशन की बात करें, स्टॉक नॉट टाइम डायमेंशन, इसमें टाइम होता ही नहीं है, डेट होती है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 15 मार्च, 16 अप्रैल, 30 अप्रैल, 15, 18, कोई भी डेट हो सकती है मंथ की, तो उसको होता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे है, तो नॉट टाइम डायमेंशन। यहाँ पे टाइम होता है पर मंथ, पर एनम, इसको टाइम डायमेंशन बोलते हैं। ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, चेंज नहीं होता, ये डायनामिक कॉन्सेप्ट है, चेंज होता है। जैसे नोएडा से लेकर दिल्ली तक का डिस्टेंस है वो स्टैटिक है, वो चेंज नहीं होगा, हमेशा उतना ही रहेगा। लेकिन जो गाड़ी की स्पीड आपकी भागती है 80 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर, तो ये पर आवर जो लग गया वो टाइम डायमेंशन हो गया। पर आवर, पर आवर, पर आवर, पर मंथ, पर ईयर, है ना, वो टाइम डायमेंशन हो गया और वो चेंज होता रहता है। दिस इज कॉल्ड डायनामिक कॉन्सेप्ट। जैसे संपत्ति, आज है कल नहीं है, आज रैंक 1 पे आ गया फोर्ब्स की लिस्ट में, कल को रैंक 2 पे आ सकता है। तो आज कितनी संपत्ति है, दिल्ली से नोएडा का डिस्टेंस, मनी सप्लाई भी स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, टंकी में पानी भरा हुआ स्टॉक कॉन्सेप्ट है,
बैंक डिपॉजिट, कैपिटल, पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर डेट पे। खाली पॉपुलेशन फ्लो है क्योंकि चेंज होता रहता है डेली बेसिस पे, लेकिन किसी पर्टिकुलर डेट पे देखेंगे कि आज कितनी पॉपुलेशन थी, तो एट द एंड ऑफ द डे तो वो स्टॉक है। जबकि पॉकेट अलाउंसेस, गाड़ी की स्पीड जो दिल्ली से नोएडा भाग रही है, टंकी से पानी लीक हो रहा है, डिमांड सप्लाई, कंजप्शन, सेविंग्स, प्रॉफिट लॉस, नेशनल इनकम, देखो बैलेंस शीट स्टॉक है, ध्यान रखना। जो बैलेंस शीट है ना वो स्टॉक है, क्योंकि बैलेंस शीट हमेशा 31 मार्च पर्टिकुलर डेट एट 31 मार्च डेट बनाई जाती है। लेकिन जो प्रॉफिट लॉस है वो साल भर का होता है, प्रोडक्शन, जीडीपी, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब साल भर का होता है, तो इसको बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट हमेशा फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, एडिशन टू स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो स्टॉक ऑफ कैपिटल में जो भी एडिशन हुआ है, जो भी एक्स्ट्रा हुआ है, वो चेंज है, उसको हम लोग फ्लो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। खाली स्टॉक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, जबकि चेंज स्टॉक फ्लो कॉन्सेप्ट, और चेंज स्टॉक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। और नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। पूरे चैप्टर में आपको ध्यान रखना है, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो नेट आएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। देखो मैं फटाफट करा सकता हूं, लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि अगर मेरा बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है तो उसको इस वीडियो को देखने के बाद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा दूंगा अगली वीडियो में, और शाम को रात को इसके एमसीक्यू भी करा दूंगा। रिवीजन, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, हर चैप्टर के 3 चीज तरीके से हम लोग करेंगे। और कल रात 12 बजे तक मैं तुम्हें पूरा का पूरा मैक्रो की किताब खत्म करके दूंगा, ताकि परसों सुबह 9 बजे जब आप लाइव आओ मेरे साथ बैठो, तो एक बार अच्छे से लाइव क्लास के अंदर दोबारा कंप्लीट रिवीजन करेंगे विद ऑल योर डाउट्स। तब हम लोग इंटरेक्टिव रखेंगे, आप अच्छे से इसको देख लो अच्छे से, फिर लाइव सेशन में आना, लाइव सेशन में अच्छे से करा दूंगा, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मेरी गारंटी। और पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा, इसकी मेरी डबल गारंटी है। ये कर लो बस आप इको अच्छे से। बीएसटी में वी हैव लॉट ऑफ टाइम, और साथ में बीएसटी में अच्छे से करा दूंगा। 12 चैप्टर है, मतलब मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि उसकी चिंता नहीं है, चिंता इसकी है। इसे कर लो, पेपर यहां से टफ आ सकता है, ठीक है। चलो आओ, अच्छे से आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। एग्जाम्पल आपको बताना है, प्लान एक्यूमुलेशन और डी प्लान एक्यूमुलेशन और डीक्यूमुलेशन। देखो एक्यूमुलेशन का क्या मतलब होता है, इन्वेंट्री को इकट्ठा करना, दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन। और डी एक्यूमुलेशन मतलब इन्वेंट्री को खाली करना, दैट इज कॉल्ड डी एक्यूमुलेशन। तो प्लान एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है, जब आपने कुछ प्लान किया ताकि स्टॉक इकट्ठा हो सके। तो प्लान एक्यूमुलेशन कब होगा, जब प्रोडक्शन को आप ज्यादा करोगे। देखो मुझे लगता है, मान लो मैं समोसे बनाता हूँ, ठीक है, आज मैं समोसे बनाता हूँ, मुझे घर में 10 समोसे लेके जाने। आज मेरी फैमिली वालों ने बोला तू समोसे अच्छे बना के बेचता है, 10 समोसे घर के ले लिया आना। तो मैं क्या करूंगा, प्रोडक्शन को जानबूझकर बढ़ा दूंगा। जैसे डेली मेरे 100 समोसे बिकते हैं, तो आज मैं 105 समोसे बनाऊंगा, 110 समोसे बनाऊंगा। क्यों, क्योंकि मुझे कुछ स्टॉक एक्यूमुलेट करना है, कुछ स्टॉक इकट्ठा करना है। तो प्लान एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है, कि जब आप खुद सोचते हो कि यार मुझे कुछ स्टॉक बचा के रखना है क्योंकि मुझे घर लेके जाना है, दैट इज कॉल्ड प्लान एक्यूमुलेशन। जो आपने खुद सोचा था, जो आपने खुद अज्यूम किया कि यार मुझे बचा के रखना है, सेल से ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा मैं जानबूझ के, है ना, ताकि कुछ ना कुछ बच जाए, दैट इज कॉल्ड प्लान एक्यूमुलेशन। अच्छा, अब ये अगर प्लान की जगह अनप्लान हो जाए, तो अनप्लान एक्यूमुलेशन क्या होगा, मैंने सोचा नहीं था कि ये इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन फिर भी माल नहीं बिका, क्योंकि आज लोग जो है बाहर नहीं आए खाने के लिए, ज्यादा जो है घर पे बैठे हुए हैं, बाहर नहीं आए, तो मेरा माल बिका नहीं। फिर मैं घर में समोसे लेके चला गया, तो मेरे घर वालों ने पूछा भी तो आज समोसे कैसे ले आया, तो मैं बोलूंगा यार मैंने सोचा नहीं था, बिका नहीं तो बच गया तो ले आया। तो वो बोलेगा मुझसे, भाई तो हमें पहले बता देता कि तू समोसे लाने वाला है, तो हम शाम को चाय वेट कर लेते, तेरे समोसे के साथ ही खाते। तो मैंने बोला मैं तुम्हें बताऊं कहां से, मैंने थोड़ी सोचा था कि माल नहीं बिकेगा। तो प्लान का मतलब क्या है, जब आप ये प्लान करते हो स्टॉक को बचाना है, और अनप्लान का मतलब जब आपने प्लान नहीं किया, सिंपल सीधी भाषा में। अच्छा, डिक्यूमुलेशन, प्लान डिक्यूमुलेशन क्या हो गया, आप जानबूझ के जो है ना ऐसा प्लान कर रहे हो कि सारा माल हमारा बिक जाए और जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है वो भी हमारा खाली हो जाए। तो हमारे पास कुछ ना कुछ स्टॉक तो पहले से पड़ा होगा, और हम इस साल प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, तो हम कुछ इस तरीके से प्रोडक्शन करेंगे, अपना जो इस साल प्रोडक्शन किया वो सारा चला जाए, और प्लस जो पड़ा हुआ था एग्जिस्टिंग स्टॉक वो भी निकल जाए। दिस इज कॉल्ड प्लान डिक्यूमुलेशन। अब अनप्लान का मतलब क्या, यही चीज जब हो गया, आपने प्लान नहीं किया, सारा माल बिक गया और एग्जिस्टिंग स्टॉक भी जो है हमारा चला गया, दिस इज कॉल्ड अनप्लान डिक्यूमुलेशन। तो प्लान का मतलब आप सोच रहे हो, अनप्लान जब आपने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया। एक्यूमुलेशन मतलब इन्वेंट्री इकट्ठा होता चला गया, सेल्स कम हुई है क्योंकि आपने प्रोडक्शन ज्यादा किया है। डिक्यूमुलेशन मतलब क्या है, सेल ज्यादा हुई है, आपने प्रोडक्शन कम किया है। यही है बस, और कुछ नहीं। और आपको थोड़ा समझ के चलना है बस, बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हाँ करके जरूर जाना, क्योंकि मैं बोल रहा हूं आपको कुछ भी पूछा आ सकता है, और मैं तुम्हें 80 में से 80 की तैयारी करा रहा हूं, और लाइव क्लास के अंदर मैं और डिटेल में इसकी बात करूंगा बैठ के आराम से। तो आप सब मुझे वीडियो में ना अटेंडेंस जरूर लगाना और कमेंट करके बताना। न्यूमेरिकल थ्योरी सब कुछ अभी 1 घंटे में अच्छे से कर लेंगे। टाइप्स ऑफ गुड्स, इकोनॉमी में बहुत अलग अलग टाइप के गुड्स होते हैं। सबसे पहला फाइनल गुड्स। तो
फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? जो पूरी तरीके से बनकर रेडी है, पूरी तरीके से बनके तैयार है, उसको बोलते हैं फाइनल गुड्स। और ये जो आइटम है ना, इज मींट फॉर फाइनल यूज। ये एनसीईआरटी की लाइन है, जहां जहां एनसीईआरटी की जरूरत है मैं यहां से उठा के दे रहा हूं आपको। तो सच एन आइटम दैट इज मींट फॉर फाइनल यूज एंड विल नॉट पास थ्रू एनी मोर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। पूरी तरीके से बनके तैयार है और कोई स्टेज में नहीं जाएगा, ये पूरी तरीके से बनके रेडी है ना। जो मैं लाइव कराऊंगा परसों सुबह 9 बजे, तो मैं तुम्हें इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। और ऑन आगे लिखा है ऑफ द फाइनल गुड्स वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन कंजप्शन और कैपिटल गुड्स। फाइनल गुड्स के फर्दर दो पार्ट है। फाइनल गुड्स वो गुड्स है जो पूरी तरीके से बन के तैयार है बाय देयर फाइनल यूजर। उसके दो पार्ट होते हैं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। आगे पढ़ेंगे डिटेल में। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? रॉ मटेरियल, जो अभी पूरी तरीके से बन के तैयार नहीं है, जो अभी और भी प्रोडक्शन स्टेजेस को पास करेगा। लेकिन जो फाइनल गुड्स है वो प्रोडक्शन स्टेज सारे क्रॉस कर चुका है, वो सेल की स्टेज पे चला गया, शोरूम में चला गया, है ना। कंजप्शन और कंज्यूमर गुड्स, जो कंज्यूमर खुद यूज करता है। कैपिटल गुड्स का मतलब वो मशीनरी जो किसी बिजनेस में एज अ फिक्स असेट्स पड़ा हुआ है, राइट। तो फाइनल गुड्स कौन सा गुड्स है? जो पूरी तरीके से बन के तैयार है, रेडी टू यूज, सीधा खरीदो इस्तेमाल करो। वो फाइनल कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, कंज्यूमर भी हो सकता है, प्रोड्यूसर भी। कंज्यूमर क्या क्या चीजें खरीदता है? क्लॉथ, शूज, फूड, ये सारी चीजें। प्रोड्यूसर क्या खरीदता है? प्लांट एंड मशीनरी खरीदता है ना। तो प्लांट एंड मशीनरी प्रोड्यूसर ने खरीदी, तो प्लांट एंड मशीनरी भी फाइनल गुड्स है। ध्यान रखना, जितनी भी मशीनरीज होती हैं वो सारी की सारी फाइनल गुड्स है। मेरे घर पे फ्रिज रखा हुआ है, फाइनल गुड्स है। मेरी एक दुकान है, एक रेस्टोरेंट है, उसमें भी फ्रिज रखा हुआ है, वो फाइनल गुड्स है। मेरे घर पे एसी लगा है, वो भी फाइनल गुड्स है। वो एसी मेरे रेस्टोरेंट में भी लगा हुआ है, वो भी फाइनल गुड्स है। मेरे घर पे सिलाई की मशीन है, वो फाइनल गुड्स है। और मेरे टेलर की दुकान भी है, वहां पे भी सिलाई की मशीन है, वो सारी की सारी फाइनल गुड्स ही हैं। तो सर इंटरमीडिएट कब होगा? जब हम उसको रीसेल के लिए खरीदेंगे। मैंने फ्रिज खरीदा दोबारा बेचने के लिए, एसी खरीदा दोबारा बेचने के लिए, सिलाई मशीन खरीदा दोबारा बेचने के लिए, तब जाके वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स है जो या तो दोबारा बेच देंगे, जो एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। बट फाइनल गुड्स में हम खुद उसको यूज करेंगे। तो अगर कोई प्रोड्यूसर मशीन यूज कर रहा है तो प्लांट एंड मशीनरी हमेशा और हमेशा फाइनल गुड्स ही कहलाएगा, बस वो रीसेल के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग जो कंजप्शन कर रहे हो, अच्छा सर आपके घर पे एसी लगा है वो फाइनल गुड्स है, दुकान में एसी लगा है वो भी फाइनल गुड्स है, लेकिन मैं घर पे जो एसी लगा है उस पे जो खर्चा करता हूं वो मेरा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर या फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाता है। लेकिन जो एसी मेरी दुकान में लगा है उस पे जो खर्चा होता है हम उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। और मैंने आपसे कहा था फाइनल गुड्स फर्दर दो पार्ट में बढ़ जाता है ना, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। तो मेरे घर पे जो एसी लगा है वो कंज्यूमर गुड्स भी है फाइनल गुड्स के साथ साथ, जबकि जो एसी मेरी दुकान में लगा है वो फाइनल गुड्स के साथ साथ इंटरमीडिएट गुड्स है। ओके, आगे एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स में जो खर्चा हुआ उनको अगर हम देखें, कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों को जोड़ेंगे तो पता पड़ जाएगा कि फाइनल गुड्स पे कितना खर्चा हुआ है। नेक्स्ट है, अच्छा ये रहा फाइनल गुड्स। अगर आपने कंजप्शन के लिए खरीदा, परचेज फॉर गुड्स फॉर कस्टमर यूज, अपने यूज के लिए, तो उसको हम लोग कंज्यूमर गुड्स भी बोलते हैं। लेकिन अगर आपने वहीं खरीदा है किसी बिजनेस में लगा देने के लिए एज अ फिक्स असेट्स, जैसे आपने कंप्यूटर घर के लिए खरीदा है तो फाइनल गुड्स है। अगर वही कंप्यूटर आपने बिजनेस के लिए खरीदा तो भी वो फाइनल गुड्स तो है, लेकिन ये फाइनल गुड्स के साथ साथ कंज्यूमर गुड्स भी है और ये आपका कैपिटल गुड्स हो गया। सो कैपिटल गुड्स कौन कौन सा हो गया? जो बिजनेस में एज अ फिक्स असेट्स यूज किया जा रहा है। कंज्यूमर गुड्स कौन सा हो गया? जो आप खुद कंजप्शन के लिए यूज कर रहे हो। और यही फाइनल गुड्स के फर्दर दो पार्ट है, फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखना, राइट। अच्छा, इंटरमीडिएट गुड्स, दीज आर दोज गुड्स व्हिच इज नॉट येट रेडी फॉर यूज, अभी पूरी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए रेडी नहीं है, वो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, अभी बनेगा, फिनिश गुड्स बन के वो फिर जाएगा बेचने के लिए, या फिर हम उसको सीधा रीसेल के लिए खरीदते हैं, ठीक है। जैसे लकड़ियां खरीदी किसी कारपेंटर ने चेयर बनाने के लिए, या फिर एक कंपनी ने खरीदा सामान दूसरी कंपनी को बेचने के लिए, इन दोनों ही केसेस में वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। शर्ट खरीदी एक कंपनी ने बी कंपनी को बेचने के लिए, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। और जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स के अंदर इंक्लूड होता है। भाई उस लकड़ी की वैल्यू उस चेयर की वैल्यू के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड होगी जिससे वो चेयर बनाएगा, और इसीलिए इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। ध्यान रखना, फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, जबकि डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स ऑलरेडी फाइनल गुड्स के अंदर इंक्लूड होता है, तो दोबारा इसको कहीं इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। अच्छा, अब ये जो टॉपिक है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं था, लेकिन अब ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेंडिंग टॉपिक है, समझ के चलो। घुमा फिरा के इस टॉपिक से सवाल पूछता है, ठीक है।
दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। ठीक है, वैल्यू एडिशन होता क्या है, ध्यान समझना। एक ए मैन्युफैक्चरर ने स्टील बनाया और बी मैन्युफैक्चरर को स्टील बेच दिया, कितने का, 400 का। तो इसका जो वैल्यू एडिशन था 400, इसने 400 का बना के बेचा। बी ने स्टील की चेयर बना के होलसेलर को बेच दिया 1000 का। तो यहां पे जो 600 की 400 की चीज तो खरीदी थी, तो इसने जो वैल्यू एडिशन किया वो कितना किया, 600, और 1000 का चेयर किसको बेच दिया, सी को। सी ने वो सी होलसेलर है, सी ने डी को बेच दिया वो 1000 का 1100। तो वैल्यू एडिशन यहाँ पे कितना हो गया, 100 रुपए का वैल्यू एडिशन। फिर रिटेलर ने कस्टमर को बेच दिया 1200, और वैल्यू एडिशन कितना हो गया, अगेन 100 रुपए का वैल्यू एडिशन हो गया। तो यहाँ पे आप ए से पूछा गया, माइक लेके, ए भाई तुम्हारी सेल कितनी है, इसने बोला 400। ए बी से बोला भाई तुम्हारी सेल कितनी, इसने बोला मैंने जी बेचा है 1000 रुपए का। सी से बोला भैया तुम्हारी सेल कितनी, सी कहता जी मैंने बेचा 1100 का। डी कहता जी मैंने बेचा 1200 का। क्योंकि ई कस्टमर है तो कस्टमर खुद यूज के लिए खरीदता है, वो आगे नहीं बेचेगा। तो ये जो चेयर है कस्टमर के लिए क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गया, क्योंकि वो उसका खुद यूज करेगा, वो आगे किसी को नहीं बेचेगा। लेकिन ए बी सी डी इन चारों के लिए ये जो चेयर है या जो स्टील है वो इनके लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि वो उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, वो आगे उसको बेच रहे हैं। तो अगर माइक लेके पूछा गया एक ए बी सी डी तुम्हारी चारों की सेल इतनी है, तो क्या हम इस चारों को मिला के ये बोल दे देश की जीडीपी इतनी है, तो आंसर इज नो। ये डबल काउंटिंग, इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये 400 की वैल्यू इस 1000 के अंदर इंक्लूड है, इस 1000 की वैल्यू इस 1100 के अंदर इंक्लूड है, और इस 1100 की वैल्यू इस 1200 के अंदर इंक्लूड है। तो इस 1200 के अंदर सब कुछ ही इंक्लूड है, इसीलिए इस 1200 को ही बोलेंगे देश की जीडीपी। यानी कि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अगर आपको अवॉइड करनी है तो सिर्फ आप लास्ट वाले की वैल्यू लो, बिकॉज लास्ट वाले के अंदर सब कुछ इंक्लूड है। इसी की वैल्यू लो, लास्ट वाले के अंदर सब कुछ इंक्लूड है, तो आप सिर्फ इसी की वैल्यू को लो। या फिर आप क्या करो, हर स्टेज पे जो वैल्यू एडिशन है उसको ले लो। जैसे यहाँ पे वैल्यू एडिशन कितना था, 400, यहाँ पे 600, तो ये होगा 6 400 1000, फिर 100 1100, 100 1200। तो देखो या तो हर स्टेज की जो वैल्यू एडिशन है वो ले लो, या आखिरी वाले का ले लो, जीडीपी वही आएगा। इसको बोलते हैं प्रॉब्लम डबल काउंटिंग को कैसे अवॉइड किया था। आई होप आपको डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम समझ आ गई। ठीक है, देखो वैल्यू एडिशन ऑल दी स्टेजेस, ये जितने भी वैल्यू एडिशन करी है वो इंटरमीडिएट गुड्स में है। यहाँ पे कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा, क्योंकि फाइनल गुड्स में कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता, वो खुद उसको यूज करेगा, वो थोड़ी कुछ वैल्यू एडिशन करेगा। समझ रहे हो? चलो इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम डबल काउंट। आई होप आपको प्रॉब्लम डबल काउंटिंग समझ आ गया। जब आप किसी को एक से ज्यादा बार काउंट कर लेते हो, तब होता है जब आप रॉ मटेरियल को भी काउंट कर लेते हो फाइनल गुड्स के साथ साथ। इसको अवॉइड कैसे करेंगे, आप ना फाइनल गुड्स को ले लो इंस्टेड ऑफ टोटल आउटपुट, है ना। सिर्फ वैल्यू एडेड को ले लो, या फिर आपने फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू को ले लो, जो लास्ट में आपका है ना, बस आप उसकी वैल्यू ले लो, या हर स्टेज पे जो वैल्यू एडिशन है आप वो ले लो, और कुछ लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो सेम गुड्स में भी फाइनल और इंटरमीडिएट। अब ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो आप कोई भी एग्जांपल दे देना। जैसे चीनी है, शुगर है, अगर आप अपने घर के लिए चीनी लेके आते हो कॉफी बनाने के लिए या कोई भी चीज बनाने के लिए, तो वो आपका फाइनल गुड्स हो गया, आप खुद उसे यूज कर रहे हो। लेकिन एक मिठाई बनाने वाली कंपनी या फिर कोई कॉफी शॉप है ना, वो चीनी लेके आता है, तो वो तो खुद यूज नहीं करेगा, वो तो ऐसे रॉ मटेरियल उसको यूज करेगा। या फिर कोई चीनी ला रहा है आगे बेचने के लिए, तो भैया वो क्या हो जाएगा, आपका इंटरमीडिएट गुड्स। तो एक ही गुड्स है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूज कि उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है, उसका नेचर चेंज हो जाता है। हम खुद ही इस्तेमाल करेंगे तो फाइनल गुड्स, अगर हम रीसेल करेंगे आगे या फिर उसको एज अ प्रोडक्शन में यूज करेंगे एज अ रॉ मटेरियल, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। कंज्यूमर गुड्स मैंने बता दिया, जो कंज्यूमर अपने लिए खरीदता है डायरेक्टली सेल्फ कंजप्शन के लिए, जो भी चीजें खरीद रहा है, चाहे वो घर खरीद रहा हो, गाड़ी खरीद रहा हो, खाने पीने की चीजें खरीद रहा हो, अगर वो लंबे समय तक यूज की जाएगी तो ड्यूरेबल, अगर वो एक ही बार खत्म हो जाएगा यूज करके तो नॉन ड्यूरेबल। इसका सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन होता है, सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, आप एक ही बार कंजप्शन करते हो। सेमी ड्यूरेबल कुछ एक साल तक या 2 4 5 बार कंजप्शन करोगे। सर्विसेज, सेवाएं, जो बेसिकली इंटेंजिबल्स होते हैं, मैं आपको जो दे रहा हूँ सर्विसेज है। कैपिटल गुड्स क्या होता है, मशीनरी जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किया जाता है, आमतौर पे ये हाई वैल्यू होता है, और लेकिन सारी मशीन कैपिटल गुड्स नहीं है, वही मशीन कैपिटल गुड्स है जो किसी बिजनेस में एज अ फिक्स एसेट यूज किया जा रहा है। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, जितने भी कैपिटल गुड्स है वो प्रोड्यूसर गुड्स है, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ये फ्रेज ध्यान रखना। देखो क्या कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है, मशीनरी एज अ फिक्स एसेट। तो जितने भी कैपिटल गुड्स है, यानी जो मशीनरी है उसे कौन यूज करेगा, प्रोड्यूसर यूज करेगा। और जितने मशीनरी है कैपिटल गुड्स वाली मशीनरी जो बिजनेस में यूज होती है, उनको प्रोड्यूसर यूज करेगा। लेकिन प्रोड्यूसर जो भी कुछ यूज करेगा वो सारे के सारे कैपिटल गुड्स होंगे, ऐसा नहीं है। प्रोड्यूसर मशीनरी के साथ साथ रॉ मटेरियल भी तो यूज करता है, तो रॉ मटेरियल इज नॉट कैपिटल गुड्स।
समझ रहे हो बात को? तो ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, ध्यान रखना। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट्स का डिफरेंस ये भी आता है पेपर में कई बार। तो मीनिंग का क्या है क्लास? सबसे पहले ये वो गुड्स है जो रेडी टू यूज है बाय देयर फाइनल यूजर, पहली चीज, और ये वो गुड्स है जो रेडी टू यूज नहीं है बाय देयर फाइनल यूजर, ये अभी बन के तैयार नहीं है पूरी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। फाइनल गुड्स को कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट पर्पज से यूज किया जाता है, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स को रॉ मटेरियल या रीसेल के पर्पज से यूज किया जाता है। फाइनल गुड्स डोमेस्टिक और नेशन दोनों इनकम में इंक्लूड होती है, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूड इन बोथ डोमेस्टिक और नेशनल इनकम, ये दोनों में इंक्लूड नहीं होता है। फाइनल गुड्स की बात करें, कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होती इसके अंदर। इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर वैल्यू एडिशन की जाती है कि बनके तैयार नहीं है, ये प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुका है फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स अभी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। एग्जांपल, आपने दूध खरीदा है ना घर पे कंजप्शन के लिए, या फिर आपने मशीनरी खरीदी इन्वेस्टमेंट के लिए, दोनों केसेस में फाइनल गुड्स है। लेकिन यहां पे आपने दूध खरीदा बिस्किट बनाने के लिए, या दूध खरीदा आपने सीधा रीसेल करने के लिए, डेयरी शॉप ने दूध खरीदा, इन दोनों ही केसेस में क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो या तो रीसेल होगा या फर्दर प्रोडक्शन में एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाएगा, लेकिन ये या तो इन्वेस्टमेंट करेंगे या खुद कंज्यूम करेंगे। ओके, कंपोनेंट्स यूज इन नेशनल इनकम, ध्यान रखना, ये आपको पता भी होगा। नेशनल इनकम के अंदर सबसे पहला कंपोनेंट है जीडीपी एमपी, ध्यान रखना, पहला लेटर या तो ग्रॉस या नेट होगा, या डोमेस्टिक या नेशनल होगा। पी फॉर होता है क्लास प्रोडक्ट, एमपी हमेशा क्या होता है? मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, साल भर के अंदर देश में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हो रही है उसकी जो मार्केट वैल्यू, उसको बोलते हैं जीडीपी। अगर इसी को कॉस्ट पे ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, उसकी लागत कितनी है। अगला है नेट, पहला लेटर ग्रॉस या नेट होगा, दूसरा डोमेस्टिक या नेशनल। तो एनडीपीएमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बस इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगला है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद आएगा जीडीपी जीएनपी हो गया। अच्छा, अब क्या आएगा? अब क्या आएगा? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये 8 के 8 कंपोनेंट को आपने हमेशा ध्यान रखना है। और ये जो एनएनपीएफसी है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। जब कभी भी आपको क्वेश्चन बोलेगा कि आप नेशनल इनकम को फाइंड आउट करो, सर नेशनल इनकम होता क्या है बताऊंगा आगे चल के, डोंट वरी, अभी आप समझ लो। पूरे देश के जितने भी लोग हैं उनकी इनकम को नेशनल इनकम बोलते हैं। जैसे फैमिली इनकम होती है, परिवार में 4 लोग हैं, चारों की इनकम को जोड़ दोगे तो फैमिली इनकम आएगी। उसी तरीके से नेशन, देश में जितने भी जनता है सबकी इनकम को जोड़ दोगे, नेशनल इनकम। अगला है एनडीपीएफसी, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। तो एनएनपीएफसी होता है नेशनल इनकम और एनडीपीएफसी होता है डोमेस्टिक इनकम। अब थोड़ा सा डिफरेंस इसके अंदर है, क्या डिफरेंस है ध्यान से समझना। नेशनल के अंदर हम जो बाहर से पैसा कमा रहे हैं ना वो भी काउंट होता है, डोमेस्टिक के अंदर हम सिर्फ देश के अंदर से जो कमा रहे हैं, अपना जो इंडिया का मैप है ना, प्यारा भारत का मैप, उसके अंदर अंदर से जो कमा रहे हैं वो काउंट होता है। तो आप बताओ बड़ा कौन होगा हमेशा, डोमेस्टिक या नेशनल? तो आमतौर पे जो है वो नेशनल इनकम बड़ा होता है डोमेस्टिक इनकम से। इसके अंदर देश के बाहर की इनकम भी आ रही है और इसके अंदर सिर्फ देश की इनकम आ रही है। लेकिन 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 क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा कि नेशनल इनकम यानी कि एनएनपीएफसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम यानी कि एनडीपीएफसी? तो आंसर इज नो। क्यों सर? बाहर की इनकम भी आती है ना इसमें, तो इसमें तो नहीं आती। हाँ, बाहर की इनकम आती है, लेकिन अगर बाहर की इनकम नेगेटिव हो तो फिर क्या होगा? लाइक हमने बाहर से कमाया नहीं, उल्टा हमने बाहर वालों को दे दिया है। लाइक हमने बाहर से 100 रुपए कमाया, उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन बाहर वालों ने यहाँ से जो कमाया फैक्टर इनकम टू अब्रॉड वो 120 है, तो नेट हमने बाहर से कितना कमाया? -20। तो इस सिचुएशन में इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -20। इस सिचुएशन में डोमेस्टिक इनकम ज्यादा हो जाता है और नेशनल इनकम कम हो जाता है। तो ध्यान रखना, आमतौर पे तो नेशनल इनकम ज्यादा होता है डोमेस्टिक इनकम से, बट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एनएफआई अगर नेगेटिव है तो डोमेस्टिक इनकम ज्यादा होगा नेशनल इनकम। देखना पेपर में देखने को मिल सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। चलो अब बेसिक फॉर्मूले ऑफ कंजप्शन, ये जो 8 पॉइंट है ना, इनमें से कोई भी एक पॉइंट अगर तुमको गिवन हो ना, तुम बाकी 7 पॉइंट आराम से निकाल सकते हो। जैसे ग्रॉस और नेट, ग्रॉस से नेट जाने की, देखो लेफ्ट साइड है ग्रॉस, राइट साइड है नेट। ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है, ठीक है। जैसे ग्रॉस वेट, घर पे सिलेंडर आता है, ग्रॉस वेट 30 किलो है, लेकिन उसके अंदर जो सिलेंडर के अंदर गैस होती है एलपीजी गैस, वो सिर्फ 14-15 किलो होती है। हॉर्लिक्स का जार आता है, शीशा आता है तेल का, वो 2 किलो का रहता है, लेकिन अंदर जो तेल भरा पड़ा है हॉर्लिक्स के जार में, जो हॉर्लिक्स भरा पड़ा है वो 1 किलो
किलो का ही है, तो नेट का मतलब क्या है, जो कंटेनर है उसका वजन घटा के तो नेट छोटा होगा, ग्रॉस बड़ा होगा। ग्रॉस सैलरी आपकी 2 लाख पर मंथ है, कट कुट के आती है 1.5 लाख पर मंथ, वो नेट सैलरी है, ठीक है। नेट तो ग्रॉस बड़ा है, नेट छोटा है, तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस करेंगे, बड़े से छोटे जाने के लिए माइनस करते हैं, छोटे से बड़े आने के लिए प्लस करेंगे। माइनस क्या करेंगे, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसको डेप्रीशिएशन, इसको एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलते हैं। तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप, नेट से ग्रॉस में आने के लिए प्लस डेप। नेशनल बड़ा है, बाहर की इनकम भी आती है, डोमेस्टिक सिर्फ देश की इनकम आती है। नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए माइनस एनएफआईए, डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए प्लस एनएफआईए। एनएफआईए होता है क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसका फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो लोग काम कर रहे हैं वो बाहर से कितना पैसा कमा रहे हैं, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मतलब बाहर वाले इंडिया से कितना पैसा कमा रहे हैं, माइनस करके आता है नेट, ठीक है। तो फीफा होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीटा आता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीफा में से फीटा घटा देंगे तो आएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी फीफा माइनस फीटा, इरा। अगला है मार्केट प्राइस, वो ज्यादा होगा और जो लागत है किसी सामान की कॉस्ट वो कम होगी। एमपी से एफसी आने के लिए माइनस एनआईटी और एफसी से एमपी आने के लिए प्लस एनआईटी। एनआईटी क्या होता है, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस, इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। और जो इंडायरेक्ट टैक्स है वो बेसिकली क्या होता है, जीएसटी होता है, कस्टम ड्यूटी होता है। और सब्सिडीज तो पता ही है क्लास आपको, जो सरकार सब्सिडी, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, ये सब चीज सब्सिडीज होती हैं। तो देखो एमपी से एफसी माइनस एनआईटी, एफसी से एमपी क्या होता है, प्लस एनआईटी। अब यहां से भी एक सवाल पूछ लिया जाता है कि एमपी हमेशा बड़ा होगा क्या एफसी से। देखो ग्रॉस तो हमेशा बड़ा होगा नेट से, क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस में कभी जाता नहीं है, ठीक है। लेकिन नेशनल हमेशा बड़ा नहीं होगा। अगर एनएफआईए, ध्यान सुनो, इफ एनएफआईए नेगेटिव है तो जो नेशनल है वो छोटा होगा और जो डोमेस्टिक है वो बड़ा होगा, ये ध्यान रखना। और अगर एनएफआईए पॉजिटिव है तो नेशनल बड़ा होगा, डोमेस्टिक छोटा होगा। अगर आपका एनआईटी नेगेटिव है तो मार्केट प्राइस छोटा होगा और फैक्टर कॉस्ट बड़ा होगा। और एनआईटी नेट टैक्स पॉजिटिव अगर है तो मार्केट प्राइस बड़ा होगा और फैक्टर कॉस्ट छोटा होगा। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डीप भी है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है 3 मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए। पहला है प्रोडक्शन या वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है इनकम मेथड, तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक एक करके सबके फॉर्मूले को समझते हैं, फिर एक एक करके इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को सीखेंगे। एंड डोंट वरी, मैं एक सेपरेट वीडियो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पे लेके आऊंगा, जहां पे मैं आपको नेशनल इनकम के सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल जितने भी बन सकते हैं सब कराऊंगा। सिमिलरली एडीएएस का, और बिफोर एग्जाम जब मैं लाइव क्लास लूंगा तो वहां पे मैं आपको पूरे सिलेबस का, पूरे मैक्रो का जितने भी न्यूमेरिकल बन सकता है, 8 से 10 नंबर तक का आता है न्यूमेरिकल, 40 में से आराम से हम लोग कर लेंगे उसको। देखो 10 नंबर का एमसीक्यू आ गया, 10 नंबर का आ गया न्यूमेरिकल, तो बाकी 20 नंबर का ही लिखना होता है बस आपको, और कुछ नहीं, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन मेथड है इसको वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। इससे निकलता क्या है, जीवीएएमपी निकलता है। और जीवीएएमपी अगर सारे सेक्टर का ऐड कर दोगे तो जीडीपीएमपी निकलता है। डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या हम वो निकालेंगे। तो जीवीएमपी का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। जीवीएमपी या जीडीपीएमपी है जिसका फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये फॉर्मूला है जीवीए या फिर जीडीपीएमपी का। अब जो सेल्स है, ये सेल्स प्लस चेंज स्टॉक दोनों को मिलाएंगे तो इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। सो जीवीएमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अगर पेपर में कहता है जीडीपीएमपी निकालो तो यही फॉर्मूला जीडीपीएमपी का है। पेपर में बोलता है जीवीएमपी निकालो तो यही फॉर्मूला जीवीएमपी का है। तो वीए के कंटेक्स्ट में वीए है और एमपी के कंटेक्स्ट में एमपी है, बस इतनी सी बात, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट फॉर्मूला क्या है, सेल्स प्लस इन दोनों को जोड़ोगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट। चेंज स्टॉक मतलब क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री को एडिशन टू स्टॉक इस तरीके से भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन बोलता है इंक्रीज इन स्टॉक तो ओपनिंग को एक्स मानना, क्लोजिंग को एक्स प्लस 10,000 ऐसे मानना और फिर फॉर्मूला लगा देना, है ना। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का ये रहा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अगर क्वेश्चन ये बोले कि भाई क्लोजिंग स्टॉक कम है तो x माइनस 10,000, जैसा अकाउंटिंग रेशियो में पढ़ा था ना वैसे आप बोल सकता है, तो आप x मान के कर सकते हो। दूसरा, सेल्स दो चीज के सम के बराबर है, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। अगर आपको खाली सेल दिया है इसका मतलब डोमेस्टिक सेल्स देश के अंदर की जो सेल है और प्लस एक्सपोर्ट है उसके बराबर है। और अगर आपको खाली ये सेल्स नहीं दिया, डोमेस्टिक सेल दिया, एक्सपोर्ट दिया है, तो आपको दोनों को ऐड करना है, सेल आएगा। अगर कभी सेल्स दे दिया फिर एक्सपोर्ट दिया तो एक्सपोर्ट को इग्नोर करना, क्योंकि सेल्स का ही फॉर्मूला क्या होता है, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट, तो सेल के अंदर ही वो चीज इंक्लूड है। अगर आपको प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन दिया गया है,
if production for self consumption is given then it is to be added in sale. अगर production for self consumption आपको दिया गया है तो हम उसको sales में add करेंगे. Production for self consumption sales का part है. Purchase of final goods like machinery is not to be included in intermediate cost. जो भी आपने final goods खरीदा है like machinery वो include नहीं होगा intermediate cost के अंदर. ध्यान रखना intermediate consumption के अंदर purchase of raw material आता है. मशीनरी तो है ही नहीं ना इंटरमीडिएट गुड्स, मशीनरी तो फाइनल गुड्स है, तो नहीं लेना उसको. अगर सेल की यूनिट दी गई है तो मल्टीप्लाई करोगे प्राइस पर यूनिट से ताकि सेल्स का अमाउंट आए. क्वेश्चन बोलेगा 3000 यूनिट बेची, एक यूनिट की कीमत 10 रुपए है, तो सेल्स वैल्यू लेना है आपको कितना 30,000 रुपए. आप 3000 को सेल्स नहीं लोगे, ये बात भी आप ध्यान रखना. प्रोडक्शन मेथड में इनकम मेथड, डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड या फैक्टर पेमेंट मेथड, इसके अंदर से निकलता क्या है? इनकम मेथड से एनडीपीएफसी निकलता है, यानी कि डोमेस्टिक इनकम निकलता है, जिसके अंदर आपको तीन चीजें जोड़नी है. पहला है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसके दो पार्ट है. अगर आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया है तो इन दोनों को मत देखना, इग्नोर करना. लेकिन अगर आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दिया गया तो आपको इन दोनों को लेना है. क्या क्या? वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम. ध्यान से पढ़ो, एम्प्लॉयर क्वेश्चन आपको फंसाता है, एम्प्लॉई दे देगा, आप ले लोगे उसको. भैया ढंग से पढ़ना, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम. अगर आपको ये नहीं दिया गया होगा तो आप रेंट लेना, रॉयल्टी लेना, इंटरेस्ट लेना, प्रॉफिट लेना. सॉरी, फर्स्ट जो पॉइंट है वो है कॉम्पनसेशन एम्प्लॉइज. अगर ये नहीं दिया है तो इन दोनों को लेना है. सेकंड पॉइंट ही है ये सेकंड पॉइंट पूरा का पूरा है, ये सेकंड पॉइंट पूरा का पूरा है. रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. रेंट नहीं दिया होगा जीरो, रॉयल्टी नहीं दिया होगा जीरो, इंटरेस्ट नहीं दिया होगा जीरो, लेकिन प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो प्रॉफिट के तीन पार्ट है. बिकॉज कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है उसका एक हिस्सा सरकार को टैक्स देती है, एक हिस्सा जनता को डिविडेंड बांट देती है, और एक हिस्सा अपने पास रिटेन कर लेती है. इसको रिजर्व रिटेन अर्निंग बोलते हैं. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो जो प्रॉफिट इसके तीन पार्ट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इसको रिटेन अर्निंग बोलते हैं, और प्लस डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट. तो अगर आपको प्रॉफिट्स नहीं दिया गया है तो आप तीन चीजों को जोड़ोगे. क्या क्या? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स. ओके. और तीसरा है मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड. आप सबको पता है, अगर आप ये सेकंड पॉइंट इग्नोर कर सकते हो अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या है? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. यानी कि अगर कभी क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया गया है तो ना रेंट देखना है, ना रॉयल्टी देखना है, ना इंटरेस्ट देखना है, ना प्रॉफिट देखना है. सर प्रॉफिट्स भी दिया हुआ है और कॉर्पोरेट टैक्स भी दिया हुआ है, तो क्यों? जब तुम प्रॉफिट दिया गया है भाई, मेन पार्ट प्रॉफिट है, तो क्यों कॉर्पोरेट टैक्स को लोगे? जो मेन पार्ट ही दिया गया है प्रॉफिट, तो क्यों कॉर्पोरेट टैक्स को लोगे? सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है तो टैक्स को जोड़ देना भैया. सर कॉर्पोरेशन टैक्स का दूसरा नाम भी आता है, यस, टैक्स ऑन प्रॉफिट्स, इसका दूसरा नाम होता है टैक्स ऑन कंपनी प्रॉफिट या टैक्स ऑन प्रॉफिट्स. ठीक है, आया समझ में आपको? एक्सपेंडिचर मेथड, इसको इनकम डिस्पोजल मेथड भी बोलते हैं, और इस मेथड से वही निकलता है जो प्रोडक्शन मेथड से निकलता है. सर प्रोडक्शन मेथड से जीडीपीएमपी निकलता था, इससे भी जीडीपीएमपी निकलेगा. सर प्रोडक्शन मेथड से जीडीपीएमपी निकलता है या जीवीएमपी निकलता है, बेटा दोनों एक ही बात है. तो सर कोई फर्क नहीं है, कुछ फर्क तो है. क्या फर्क है? जीवीएमपी इज फॉर वन सेक्टर. प्रोडक्शन सेक्टर का जीवीएमपी कितना है, सर्विस सेक्टर का जीवीएमपी कितना है, और आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीवीएमपी कितना है. अब तीनों जीवीएमपी को ऐड कर दोगे तो देश की जीडीपी आएगी. तो जीडीपी इज अ बिग टर्म. जीडीपी हम बात करते हैं पूरे देश की, और जब हम जीवीए बात करते हैं तो वो किसी एक यूनिट की बात करते हैं. समझ रहे हो बात को? सो एक्सपेंडिचर मेथड से हमें क्या करना है? सबसे पहले निकालना है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर या हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर लेंगे, जीडीपीएमपी निकलेगा. दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं. और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अगर आपको ना दी गई हो तो फिर हम लोग क्या करते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लेते हैं, यानी ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और फिर चेंज स्टॉक ऐड करते हैं. चेंज स्टॉक को इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं. ध्यान रखना, चेंज स्टॉक का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. यानी कि अगर कभी आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो फिक्स में हम चेंज स्टॉक ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है, प्लस करोगे चेंज स्टॉक, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, और आ जाएगा आपके पास ये दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. तो फिक्स वर्ड छोटा है, फिक्स में चेंज स्टॉक ऐड करेंगे तो मेन कंपोनेंट बनेगा, लास्ट में नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर नेट एक्सपोर्ट की जगह अगर हमें नेट इंपोर्ट दिया गया हो तो 50 है, इसको 50 मत पढ़ना, -50 पढ़ना. ये -70 है, -70 मत पढ़ना, प्लस का 70 पढ़ना. यानी कि अगर आपको नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट दिया
दिया गया तो साइन को चेंज कर लेना। सिमिलरली अगर आपको कभी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह टू अब्रॉड दिया हो तो भी आप साइन को चेंज करें, लाइक -50 है तो प्लस का 50 कर देना, प्लस का 50 तो माइनस का 50 कर देना। अगर टू अब्रॉड लिखा गया है तो बस साइन चेंज करना है आपको, और कुछ नहीं, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, आपको साइन चेंज करना है। तो नेट एक्सपोर्ट की जगह अगर आपको नेट इंपोर्ट दिया गया है साइन चेंज कर लोगे, और अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया तो भी आप साइन को चेंज कर लोगे। दीज आर ऑल दी 3 मेथड्स। एक्सपेंडिचर मेथड में अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, थर्ड पॉइंट में ये रहा है ना, लेकिन आपको पेपर में दिया है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो नेट में आप डेप्रीशिएशन को ऐड कर दोगे तो जो आएगा आपके पास वो क्या आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आप डेप्रीशिएशन को ऐड करोगे तो जो आएगा आपके पास वो क्या आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर है तो नेट को हटाने के लिए डेप और फिक्स को हटाने के लिए चेंज स्टॉक, अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दोनों सेम है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। अच्छा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन वो कैसे निकलेगा, ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखना इन तीनों का, एक तो हो गया फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बिजनेस का, रेजिडेंशियल का, पब्लिक का, बिजनेस रेजिडेंशियल पब्लिक तीनों इन्वेस्टमेंट को ऐड करेंगे तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आएगा। फिर इसमें भी आप चेंज स्टॉक ऐड करोगे तो आपके पास आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो आई होप आपको एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एमपी को कैलकुलेट करना आ गया, अब यहां तक आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। दीज आर द ऑल मेथड्स। अब आते हैं इनकी प्रिकॉशंस पे। इन मेथड को लगाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, सबसे पहला है प्रिकॉशंस। इसी से आते हैं कि बताओ ये आइटम नेशनल इनकम इंक्लूड होगा या नहीं होगा, वो यही क्वेश्चंस होते हैं। तो प्रोडक्शन मेथड को लगाने से पहले ध्यान रखना, सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज को बिल्कुल भी काउंट नहीं करना होता है, लेकिन इस सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज पे कोई ब्रोकरेज कमीशन अगर आपने दिया है तो वो हमें नेशनल इनकम में काउंट करना होता है। कमीशन जो अर्न किया है वो काउंट होगा, सेकेंड गुड्स की सेल परचेज काउंट नहीं होगी। कमीशन जो दिया है, ब्रोकरेज जो दिया वो नई सर्विस है वो काउंट करेंगे, लेकिन पुरानी चीज को आपने बेचा वो ऑलरेडी जब पहली बार बिका होगा तो जीडीपी में काउंट हो गया होगा, उसी को 10 बार बेच रहे हो तो वो थोड़ी काउंट होगा जीडीपी के अंदर, यार गलत है ना वो तो। ऑन अकाउंट प्रोडक्शन, अगर आप अपने किचन गार्डन के अंदर कोई धनिया पुदीना टमाटो या फिर आप कड़ी पत्ता उगा लेते हो, बीन्स उगा लेते हो, तो भैया वो नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं होगा क्योंकि दैट इज नॉट मींट फॉर रीसेल। लेकिन आपने खेत में अनाज उगाया बेचने के लिए और उसमें से कुछ अपने पास रख लिया, तो आप अंदाजा लगाओगे कि ये अनाज अगर अपने पास नहीं रखते तो इसको बेचते कितने का बिकता, और उसको बोलते हैं इम्प्यूटेड वैल्यू। इम्प्यूटेड कि भी अंदाजा लगा के इसकी वैल्यू कितनी होती अगर हम बेचते, तो वो हम लोग काउंट करेंगे नेशनल इनकम के अंदर, ठीक है। तो ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज काउंट होगा क्योंकि ये आपने मार्केट के लिए बनाया था बट अपनी रिक्वायरमेंट की वजह से आपने उसको नहीं बेचा। अगर आप इसको काउंट नहीं करोगे तो नेशनल इनकम अंडर एस्टिमेट हो जाएगा। तो सेकंड गुड्स की सेल परचेज नहीं लेना है, ब्रोकरेज कमीशन लेना है, ऑन अकाउंट प्रोडक्शन में उसकी इंप्यूटेड वैल्यू को लेना है। इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेना क्योंकि ऑलरेडी वो फाइनल गुड्स के अंदर इंक्लूड होता है। चेंज स्टॉक को लेना है और सेल्फ कंजप्शन सर्विसेज, हाउसवाइफ सर्विसेज, मदर की सर्विसेज, इन सब की वैल्यू काउंट करना बड़ा मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए क्लास हम उसको भी काउंट नहीं करते क्योंकि भैया उसकी वैल्यू कैसे काउंट करोगे, मम्मी ने आपकी जो केयर करती है, सिस्टर जो केयर करती है, कैसे काउंट करोगे। इनकम मेथड लगाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, ध्यान रखना ट्रांसफर अर्निंग लाइक ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, फ्री में जो मिलता है। ट्रांसफर इनकम क्या होता है, इनकम फॉर फ्री, बदले में कुछ नहीं देना, वो काउंट नहीं होगा। लेकिन फैक्टर इनकम क्या होता है, जो आपने काम करके कमाया है वो काउंट होगा, उसके बदले आपने कुछ सर्विस दी है, कुछ सामान दिया है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा। सिमिलरली इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी काउंट नहीं करते। इलीगल एक्टिविटी, गैम्बलिंग, स्मगलिंग, थेफ्ट, इनसे आई हुई इनकम को काउंट नहीं करते हम लोग। इनकम फ्रॉम सेकंड गुड्स को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन उसकी कोई ब्रोकरेज है, कोई कमीशन है तो वो काउंट किया जाएगा। फाइनेंशियल एसेट, शेयर डिबेंचर की सेल परचेस को काउंट नहीं किया जाएगा, उसकी बाइंग सेलिंग को काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन उस पर कोई ब्रोकरेज है, कोई कमीशन है तो वो काउंट किया जाएगा। ओनर अपने ही घर में खुद रहता है किराए पे भैया, तो उसकी भी इंप्यूर्ड वैल्यू को काउंट किया जाएगा। जैसे आपने अनाज मार्केट के लिए उगाया बट बेचा नहीं, खुद कंजप्शन कर लिया, तो उसकी इंप्यूर्ड वैल्यू काउंट कर रहे थे ना। तो यहां भी क्या करोगे आप, अगर आपने अपने लिए अब मकान में खुद रह रहे हो तो उसका इंप्यूर्ड रेंट भी आप काउंट करोगे इनकम मेथड के अंदर। जब इनकम मेथड में रेंट काउंट करते हैं तो आप काउंट करोगे।
एक्सपेंडिचर मेथड, तो सबसे पहली बात, डू नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स पे क्या हुआ, खर्चा काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जब वो फाइनल गुड्स बन के तैयार हो जाएगा तो हम उस पर खर्चा काउंट करेंगे, वो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड होगा। इंक्लूड इनपुट एक्सपेंडिचर सेल्फ कंज्यूम, आपने अपने लिए कोई सामान उगाया है, मान लो अनाज जो आप अपने लिए उगा रहे हैं, मार्केट के लिए उगाया है बट आप खुद रख रहे हो, तो उसकी इनकम को तो काउंट करते ही करते हैं, प्रोडक्शन को काउंट करते हैं। सिमिलरली उसमें खर्चा जो हुआ है ना, हम वो भी उसका अंदाजा लगाएंगे, जो जो खर्चा है हम वो काउंट करेंगे। ट्रांसफर पेमेंट पे काउंट नहीं करते, सिर्फ फैक्टर पेमेंट, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी पे जो खर्चा किया उसको हम काउंट नहीं करेंगे। फाइनेंशियल एसेट पे किया गया खर्चा काउंट नहीं करेंगे, ऑल्दो उसके ब्रोकरेज कमीशन जो है वो काउंट करेंगे हम लोग। और एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड गुड्स, सेकंड गुड्स पे किया हुआ खर्चा हम लोग काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि कोई फ्रेश खर्चा नहीं है, हम टोटल खर्चा करते हैं फाइनल गुड्स का। तो सेकंड गुड्स जब वो पहली बार बन के तैयार होगा हमने काउंट कर लिया, दोबारा जब वो बिकेगा, तीसरी बार बिकेगा, उस पर खर्चा काउंट नहीं करेंगे। नेशनल इनकम में किन किन की इनकम ली जाती है बेटा, नॉर्मल रेजिडेंट्स की। देखो, इट इज अ सम टोटल ऑफ द इनकम ऑफ ओनली द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स है ना, उनकी ही इनकम को हम नेशनल इनकम के अंदर काउंट करेंगे। ध्यान रखना, नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम को ही हम नेशनल इनकम के अंदर काउंट करेंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी किसे कहते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी वो है, वो एरिया ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पे डोमेस्टिक इनकम जनरेट होता है। कुल मिला के हमारे इंडिया का जो मैप है पूरा का पूरा, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। और डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या आता है, शिप एंड एयरक्राफ्ट। कोई भी शिप और एयरक्राफ्ट जो इंटरनेशनल वाटर पे है या इंटरनेशनल स्पेस में घूम रहा है, लेकिन उसका मालिक अगर इंडियन है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। भले ही वो इंडिया से यूएस जा रहा हो, ईरान जा रहा हो, इराक जा रहा हो, या वो जा रहा हो पेंसिल्वेनिया, हमें मतलब नहीं है भैया। अगर मालिक इंडियन है तो वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, अगला है फिशिंग वेसल और ऑयल रिग्स, जहां से कुआ, पेट्रोल का कुआ, जहां से हम अंदर से पेट्रोल निकालते हैं, क्रूड ऑयल निकालते हैं, या फिशिंग करने के लिए जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, वो अगर इंडियन मालिक है तो वो भले इंटरनेशनल वाटर में है, लेकिन वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट होगा। आपको पता है कि जो टेरिटरी नापी जाती है, पानी के अंदर भी हमारा एरिया है 200 नॉटिकल माइल्स तक, ग्रॉस पानी के अंदर जो है वो हमारा एरिया है, ग्रॉस 200 नॉटिकल माइल्स तक। किलोमीटर, जैसे धरती पे किलोमीटर चेक करते तो पानी में होता है एनएम, नॉटिकल माइल्स। इसके अलावा क्लास एम्बेसीज हैं, जितनी भी एम्बेसीज हैं वो हमारी हैं। अगर अमेरिका में, रशिया में, चाइना में हमारे देश की एम्बेसी है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। और हमारे देश के अंदर अगर चाइना की, रशिया की एम्बेसी है तो भैया वो उनकी टेरिटरी का पार्ट है। यानी कि एम्बेसी सबका अपना अपना होता है, चाहे वो किसी भी कंट्री के अंदर हो। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस काउंट नहीं होते। एम्बेसीज, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो फॉरेन कंट्री की इंडिया में है वो काउंट नहीं होती। मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट भी होती है, अभी अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जो युद्ध चल रहा था रशिया, इसका युद्ध चल रहा था, यूएस ने अपने कुछ मिलिट्री बेस बना रखे थे, मिलिट्री बेस बना रखे दूसरी कंट्री के अंदर, है ना। आप मतलब कि इसके अंदर इजराइल के अंदर बना रखे थे, ईरान ने उस पर अटैक कर दिया। तो इस तरीके से अलग अलग कंट्री किसी दूसरी कंट्री के अंदर कोई मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट बना के रखती है, या फिर अलग अलग कंट्री के अंदर एम्बेसीज तो होती हैं, तो वो उनका है, वो हमारे टेरिटरी का पार्ट नहीं है। इंडिया में चाइनीज एम्बेसी है तो वो चाइना की टेरिटरी का पार्ट है, वो हमारे टेरिटरी का पार्ट नहीं है, ध्यान रखना। अगला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, ये सब जो है वो जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर है हमारी, फिर भी वो हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं, क्योंकि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये उन्हीं की टेरिटरी का पार्ट है। द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जीडीपी एंड वेलफेयर। अच्छा, जीडीपी होता क्या समझ गया आप, सुई से लेके जहाज तक, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जो भी सामान देश के अंदर बन रहा है, उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसी को बोलते हैं जीडीपी। और अगर देश की जीडीपी बढ़ रही है, दैट इज अ गुड साइन कि देश का जो वेलफेयर है वो भी बढ़ रहा है। लेकिन ये जो जीडीपी बढ़ रही है ना, ये इन्फ्लेशन की वजह से नहीं बढ़नी चाहिए, ये रियल जीडीपी की वजह से बढ़ना चाहिए। बहुत जरूरी है आपको जानना कि रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं बहुत स्लो डाउन होके, काम डाउन होके पढ़ा रहा हूं। 10 नंबर का चैप्टर है, कोई कुताही नहीं बरतेगा। 10 नंबर का चैप्टर 5 मिनट 7 मिनट में नहीं हो पाएगा, इसको टाइम चाहिए करने के लिए।
तो बट देयर आर सम एक्सेप्शन। देखो जीडीपी का बढ़ना देश का वेलफेयर शो करता है, और जब भी हम यहाँ पे जीडीपी की बात करते हैं, रियल जीडीपी की बात करते हैं, रियल जीडीपी वो जीडीपी होता है जब हम जीडीपी को बेस ईयर प्राइस पे मेजर करते हैं। सन 2014 में अनाज की कीमत थी 100 रुपए, तो हम आज 2026 में भी हम 100 रुपए का प्राइस लेंगे और क्वांटिटी जो भी होगा 2026 का उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो देश की जीडीपी आएगी उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। देखो इन्फ्लेशन से तो चीजें महंगी हो ही जाती हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ी कोई फायदा है, ओरिजिनल होना चाहिए बेस ईयर प्राइस पे। तो जीडीपी का बढ़ना देश के वेलफेयर को शो करता है, बट देयर आर सम एक्सेप्शन ऑफ जीडीपी वेलफेयर, जहां पे देश की जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन देश का जो वेलफेयर है ना वो नहीं हो रहा। जिसमें सबसे पहली चीज है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। ध्यान रखना, देश के अंदर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जा रही हैं, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो अमीर लोगों को मिल रहा है। ज्यादा घर, ज्यादा गाड़ियां, ज्यादा लग्जरियस गुड्स बन रही हैं, लेकिन फायदा उसको किसको मिला? अमीरों को। अमीर के पास ही चीजें बढ़ती है, गरीब आर स्टिल गरीब और स्टिल पुअर। ठीक है, तो इसीलिए जीडीपी का बढ़ना देश के वेलफेयर को शो करता है, लेकिन अगर कैटेगरी कुछ सेक्शन के लोग अगर ग्रो करेंगे तो देश का वेलफेयर शो नहीं करेगा, इसीलिए इसे जीडीपी एज ए वेलफेयर का लिमिटेशन माना गया है। अगला है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी बढ़ रही है लेकिन किन गुड्स का बढ़ रहा है? हथियारों का। आर्म्स, गोला बारूद, हथियार। आप सबको पता है कि हर कंट्री अपने डिफेंस सिस्टम के अंदर, एयर स्पेस डिफेंस सिस्टम के अंदर, मरीन है ना, या फिर जो मिलिट्री है उस पर बहुत खर्चा करती है। ये देश को एक पीसफुल एनवायरनमेंट बनाता है। आज साउथ कोरिया के ऊपर कोई अटैक, नॉर्थ कोरिया के ऊपर कोई अटैक नहीं करता। क्यों? पता है कि भाई नॉर्थ कोरिया के पास क्या है? परमाणु है, उस पर अटैक करेंगे तो वो भी अटैक कर पाएगा। और यही रीजन है पूरी की पूरी लड़ाई का भी, ईरान, इजराइल, यूएस के बीच जो पंगा चल रहा है वो बहुत पहले से चल रहा है। वो कहीं ना कहीं यही है कि भाई ईरान चाहता है कि भाई मेरे पास जो है परमाणु हो, लेकिन अब हमारी कंट्री मतलब पूरे वर्ल्ड का कुछ नियम है कि भाई परमाणु कोई नहीं बनाएगा, क्योंकि परमाणु ऐसी चीज है, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जब गिरा था परमाणु बम, आपको पता है कि उसके बाद से आज तक कभी परमाणु बम का यूज नहीं किया गया ह्यूमन डिस्ट्रक्शन के अंदर, राइट। तो उसको बनाना बिल्कुल मतलब एजेंसीज बनी हुई हैं जो उसको रोकती हैं कि भैया आपको ये नहीं बनाना, ये मत बनाओ, क्योंकि भाई देखो अगर आप बनाओगे तो फिर खुजली मचेगी उसको छोड़ने की, अटैक करने की, है ना। बंदूक रखोगे तो कभी ना कभी चली जाएगी, तो उसको दूर रखो, मत यूज करो, वही चीज है। खैर हमें जाना, हमें इस पे आना है। देखो यार, तो इन सब पे जो खर्चा किया जा रहा है, तो देश की जीडीपी बढ़ रही है, हथियार, गोला बारूद, बंदूकें, इन सब से बढ़ रहा है यार। ये गरीबी भुखमरी को नहीं मिटाएगा, तो ये जीडीपी वेलफेयर का पार्ट नहीं है। ये देश की जीडीपी तो बढ़ा रहा है बट वेलफेयर नहीं बढ़ रहा। बार्टर सिस्टम आज भी चलता है, सामान के बदले सामान। गांव में आज भी किसानों को अनाज मिलता है, पैसे नहीं मिलते काम करने के। आज भी सामान के बदले सामान गांव में बेचने वाले आते हैं, अनाज ले लेते हैं, कोई बुढ़िया के बाल लेके सोन पापड़ी देता है, कोई कप दे देता है, पुराने जूते, फटे कपड़े, रद्दी लेके, आम का अचार, ये सब चीजें देते हैं ना, छोटी मोटी चीजें। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है, क्या ये रिकॉर्ड हो पाएगा देश की जीडीपी में? क्यों नहीं हो पाएगा? कि जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सेल्स प्लस चेंज स्टॉक। सेल्स कहां से दिखाओगे? सामान के बदले सामान ले लिया, कहां से सेल हो गई? सेल तो हुई ही नहीं ना, एक्सचेंज हुआ, सेल तो हुआ नहीं। तो जीडीपी अंडर एस्टिमेट करता है, जीडीपी प्रॉपर वेलफेयर नहीं शो करता, क्योंकि आज भी हमारे कंट्री में बार्टर सिस्टम एक्सचेंज है। चौथा है एक्सटर्नलिटीज, जो हम सब इग्नोर करते हैं बेटा। ये पेपर में सबसे ज्यादा चांस है 2020-26 में ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ई फॉर एक्सटर्नलिटीज, शॉर्ट में कैसे याद करोगे? ए बी सी डी ई, ए छोड़ दो, बी सी डी ई, बी से बार्टर सिस्टम, सी से कंपोजिशन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, ई से एक्सटर्नलिटीज। अच्छा सर, एक्सटर्नलिटीज होता क्या है? एक्सटर्नलिटीज वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो जीडीपी पे पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, बट हम उसको जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं करते। किसी ने मान लो गार्डन मेंटेन किया अच्छा सा, उस गार्डन का बेनिफिट सबको मिल रहा है, लेकिन कोई उसको पे नहीं करता, वो जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं करते। कंपनी फैक्ट्री से धुआं छोड़ रही है, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन कर रही है, लेकिन क्योंकि उनके ऊपर कोई पेनल्टी लगाई नहीं जाती तो ये जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं होता। सब लोग देखते हैं कि भाई गाड़ियां ज्यादा बिक रही हैं, देश के अंदर ज्यादा घर बन रहे हैं, ज्यादा गाड़ियां बिक रही हैं, ये जीडीपी को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, लेकिन जब गाड़ियां ज्यादा बिकेंगी, घर ज्यादा बनेंगे, तो पॉल्यूशन भी बहुत होगा। क्या उस पॉल्यूशन को कोई जीडीपी में रिकॉर्ड करता है? नहीं करता। यही है एक्सटर्नलिटीज। हम सिर्फ ग्रोथ को रिकॉर्ड करते हैं, बट उस ग्रोथ से होने वाले जो पॉल्यूशन है हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। यही लिमिटेशन है जीडीपी वेलफेयर का। अगर हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो ये लेकिन जीडीपी में इंपैक्ट डालता है। इससे हम लोग बीमार पड़ते हैं, हमारा खर्चा बढ़ता है, हमारा नुकसान होता है, लाइफ कम होती है, बट इसको जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ठीक है, तो दीज आर द 4 पॉइंट। और जो कोई एक इंसान जो अच्छा काम कर रहा है उसको बोलते हैं पॉजिटिव
एक्सटर्नलिटीज, लेकिन उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, वो जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं होता। जो खराब काम कर रहा है उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, है ना, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, और इस पे कोई पेनल्टी लगता नहीं, तो जीडीपी में ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रिकॉर्ड नहीं होते। सो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ जीडीपी वेलफेयर BCDE। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ध्यान से समझना। रियल जीडीपी क्या है? जब जीडीपी को मेजर किया जाता है बेस और कांस्टेंट ईयर प्राइस पे, उसको हम लोग रियल जीडीपी बोलते हैं। 2014 में क्वांटिटी जो थी वो थी 100 और 2026 में क्वांटिटी जो है वो 90 है। 2014 में जो प्राइस था वो 80 है, इसमें जो प्राइस है वो मान लेते हैं 100 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं 2014 में, 2026 में अगर मैं बात करूंगा, 2026 में रियल जीडीपी क्या होगी? तो रियल जीडीपी मतलब क्वांटिटी तो 90 ही लो, लेकिन प्राइस को ले लो पुराना 80, है ना, तो 9×8 = 72, है ना, 9×8 = 72 और 7200, इसको बोलते हैं रियल जीडीपी। और जो नॉमिनल जीडीपी होती है उसमें क्या करना है? क्वांटिटी तो देखो 90 ही है, लेकिन प्राइस को आपने करंट ईयर का प्राइस लेना है विदाउट एडजस्टिंग इन्फ्लेशन, तो 9000, ये हो गया आपका नॉमिनल जीडीपी, हो गया आपको रियल जीडीपी। तो देखो देखने में लग रहा है कि देश की जीडीपी 9000 है, लेकिन सच मायने में 9000 नहीं है, सिर्फ 7200 है। तो ये जीडीपी ज्यादा क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन है, लेकिन रियल जीडीपी इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी होता है, इसके अंदर इन्फ्लेशन एडजस्ट है, तो हम इसको ही कंसिडर करेंगे। ये ट्रू इंडिकेटर है वेलफेयर का, ये देश को सही दिखाता है, सही मार्ग पे लेके जाता है। ये तो फालतू की चीज है, ये तो आप सोचो ना, पहले आप 100 किलो अनाज उगाते थे, अब 90 किलो अनाज उगाते हो, तो भैया अब तो खराब सिचुएशन है ना, अच्छा कैसे हो गया? लेकिन अभी जीडीपी दिखा रहा है 9000, जीडीपी ज्यादा है, पहले का था 7200 रुपए। लोग बोलेंगे जीडीपी बढ़ गया, घंटा बढ़ गया जीडीपी, प्रोडक्शन तो घट गया, प्राइस के बढ़ने से जीडीपी बढ़ रहा है, वो नॉमिनल जीडीपी है। सो रियल जीडीपी क्या होता है? जो कि बेस ईयर प्राइस पे या कांस्टेंट ईयर प्राइस पे मेजर किया जाता है, इसको इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी कहा जाता है। ये ट्रू इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ और वेलफेयर का। इसलिए जब भी जीडीपी मेजर किया जाता है इकोनॉमी में, रियल जीडीपी मेजर किया जाता है, जबकि नॉमिनल जीडीपी को मेजर किया जाता है करंट ईयर प्राइस पे। ये नॉमिनल जीडीपी है, इसके अंदर इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होता और ये ट्रू इंडिकेटर नहीं है इकोनॉमिक वेलफेयर का। तो रियल जीडीपी जो है वो बेटर देन है नॉमिनल जीडीपी। अब दोनों जीडीपी के बीच का जो डिफरेंस है ना, दोनों जीडीपी के बीच का जो डिफरेंस है, उसको अगर मैं देखूंगा तो उसको, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर। अच्छा एक बात बताओ, नॉमिनल जीडीपी कितनी है? 9000 है। नॉमिनल जीडीपी यहाँ पे अपने एग्जांपल में कितना आया? 9000। और रियल जीडीपी कितना आया था? 7200 × 100। ये आ गया आपका जीडीपी डिफ्लेटर। तो 9000 डिवाइड बाई 7200 × 100, यानी कि 125%, है ना। तो ये बताता है कि जो प्राइस है वो 125% से बढ़ गया, जिसकी वजह से जो नॉमिनल जीडीपी है वो ज्यादा आ रहा है। 80 का 125% निकालो, कितना होगा? 80 का 125% होता है, अगर ऐड करोगे तो बनेगा 80 का 125% बनता है 100 रुपए। तो ये जो आ रहा है ये बताता है कि भाई कितना चेंज है दोनों जीडीपी के अंदर, उसी को बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। और ये जो भी आंसर आएगा, ये जो भी आंसर आएगा परसेंटेज के अंदर, ये बताएगा कि भाई जो नॉमिनल जीडीपी है वो रियल जीडीपी का कितना परसेंट है? 125%। तो ये प्राइस हमारा 125% से बढ़ गया, क्योंकि क्वांटिटी तो हम सेम ही ले रहे हैं, प्राइस ही चेंज कर रहे हैं। एक में रियल में पुराना प्राइस ले रहे हैं, नॉमिनल में नया प्राइस ले रहे हैं, तो 125% से प्राइस बढ़ गया। तो जीडीपी डिफ्लेटर मेजर करता है चेंज इन एवरेज लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू मेक अप जीडीपी। जीडीपी डिफ्लेटर को यूज किया जाता है प्राइस चेंजेस को एलिमिनेट करने के लिए, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स फॉर्मूला नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। तो नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100, ऊपर आएगा नॉमिनल, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, यहाँ पे एन पहले आता है एबीसीडी में अल्फाबेट्स में, और आर बाद में आता है। तो ऐसे याद कर सकते हो, हालांकि कोई लॉजिक नहीं इस चीज का, बट फिर भी। लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर जैसा ही एक और इंडेक्स भी होता है, इसको सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, की कंज्यूमर जो गुड्स है उसका जो बंच है, बंडल है, उसका प्राइस कितना बढ़ रहा है। देयर इज अनदर वे टू मेजर द चेंज इन प्राइस ऑफ द इकोनॉमी विच इज नोन एज सीपीआई। एनसीईआरटी में से लिया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये कंज्यूमर गुड्स की बात करते हैं, वो होलसेल गुड्स की बात करते हैं। दिस इज इंडेक्स ऑफ प्राइस ऑफ ए गिवन बास्केट ऑफ कमोडिटी विच आर बॉट बाय द रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर। सीपी जो है वो परसेंटेज टर्म में, सीपीआई परसेंटेज में दिखाते हैं, और ये भी परसेंटेज टर्म में दिखाते हैं जीडीपी डिफ्लेक्टर या प्राइस इंडेक्स को। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसकी कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय को जो भी कॉम्पनसेशन दे रहे हो, है ना, जो भी सैलरी वगैरह दे रहे हो। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यानी रेंट वगैरह आ गया,
और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या फिर इंटरेस्ट और प्रॉफिट, जो भी प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप है ना, प्रॉपर्टी से और एंटरप्रेन्योरशिप से, एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट आता है, प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आता है और इंटरेस्ट इनकम आता है। और अगला है नेट रिटेन अर्निंग्स यानी कि रिजर्व्स, पार्ट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और डिविडेंड। इन तीनों चीजों को ऐड करेंगे, एक तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हो गया, दूसरा प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप की इनकम हो गई, तीसरी रिटेन अर्निंग। इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एक चीज और है इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस। किसी भी एसेट को यूज करते चले जाते हैं तो उसकी वैल्यू धीरे 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 कम होती चली जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। आपको पता है एसेट पुरानी होनी है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। कैपिटल लॉस क्या होता है, इट रेफर्स टू लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू अनफॉर्सीन ऑब्सोलेंस, नेचुरल कैलामिटी, थेफ्ट, एक्सीडेंट, इन सब की वजह से अगर क्लास किसी एसेट की वैल्यू कम होती है उसको बोलते हैं कैपिटल लॉस। प्रोविजन फॉर लॉस, प्रोविजन इज मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एज इट इज एन एक्सपेक्टेड लॉस। इसके लिए आप प्रोविजन बना सकते हो, एसेट खरीद रहे हो तो पैसे जोड़ सकते हो कि चलो यार कल को ये रिपेयर भी होगी, खर्चा भी आएगा, लोग मानते हैं। लेकिन इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं बनाता। कि आपके पापा ऐसा कहते हैं, यार तू गाड़ी खरीद रहा है, कल को गाड़ी चोरी हो गई तो, गाड़ी में आग लग गई तो, नहीं। लेकिन ये जरूर बोलेंगे भाई तू गाड़ी खरीद रहा है तो उसका रिपेयर भी तो होगा, उसका मेंटेनेंस भी होगा, कहाँ से लाएगा, चलो मैं तेरे को गाड़ी दे दूंगा लेकिन रिपेयर मेंटेनेंस कैसे कराएगा, तो उसकी बात की जाती है। उसके लिए प्रोविजन बना सकते। इसके लिए क्या बनाओगे प्रोविजन, चोरी हो गया, आग लग गई, अर्थक्वेक आ गया तो। यह क्लास ये प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर नहीं करेगा, खराब अगर हो गई तो रिपेयर करके ठीक कर दी जाएगी। लेकिन मशीनरी अगर दब गई बिल्डिंग के नीचे या फिर आग लग गई, चोरी हो गया, तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर करेगा। अब आते हैं न्यूमेरिकल। हमने तीनों मेथड अच्छे से पढ़ लिए, तो कुछ मिक्स न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं तीनों मेथड से, और फिर मैं सेपरेट एक वीडियो लेके आऊंगा और लाइव क्लास में भी आपको बहुत सारे इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ताकि 10 नंबर हमारे पक्के हो जाएं जो मैक्रो से न्यूमेरिकल आता है। इंडियन में ऑल्दो कोई न्यूमेरिकल नहीं है, मैक्रो के अंदर ही न्यूमेरिकल है। सबसे ज्यादा है नेशनल इनकम में, फिर एडीएएस में, फिर बजट में, और 1 नंबर का एक मैक्सिमम पूछा जा सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। चलो पहला क्वेश्चन है, एक बार आप सब लोग रीड करो और इस क्वेश्चन को बनाने की करते हैं कोशिश। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा, वैल्यू ऑफ एनवीए, देखो आपको जब एनवीएएफसी बोल रहा है तो आपकी प्रॉब्लम है, मजबूरी है समझ लो, बाय यूजिंग, आप लिखोगे बाय यूजिंग प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। आपकी मजबूरी है कि सबसे पहले आप जीवीएएमपी निकालोगे। अगर क्वेश्चन कहता है एनडीपीएफसी निकालो तो मैं सबसे पहले यहां पे जीडीपीएमपी निकालता। तो डी के कंटेक्स्ट में बोलेगा तो डी निकाल लेंगे, और कंटेक्स्ट में अगर वीए के बोलेगा तो वीए निकाल लेंगे। तो जीवीएमपी का फॉर्मूला सबसे पहले लिखोगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। आजकल छोटे छोटे सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो जो सेल्स है वो कितनी है, 1000 की है, प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है, 150, और सेल्स प्लस चेंज स्टॉक, अच्छा सेल्स दिया है तो फिर कुछ और देखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। वही सेल्स डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट के बराबर होता है ना। प्लस चेंज इन स्टॉक भी दिया हुआ है, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, माइनस करोगे इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो वो कितना दिया हुआ है, परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल वो 300, लाइन बाय लाइन ही सारी चीजें दे रखी हैं। तो ये हो गया 1150, 150 प्लस 1000 1150, माइनस करोगे 300 तो 850 आ गया आपका जीवीएएमपी। 850 आपका आ गया ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जीवीएमपी 850। अच्छा अब उसके बाद क्या निकालना है, एनवीएएफसी, एनवीए नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, एनवीएएफसी वो किससे निकलेगा, जीवीएएमपी से। ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, वीए सेम है, एमपी से एफसी माइनस एनआईटी। मैंने आपको कन्वर्जन करना बताया था, आपको कन्वर्ट कैसे करना है, तो इस तरीके से आपको कन्वर्जन करना है, राइट। वीए सेम है, वो हमेशा सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं है। और आपको जो निकालना है वो लेफ्ट साइड जो गिवन है, ये गिवन है, इसको राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज है ना, चक्की से पिस्टन घड़ी चलती है उसी तरह से चलना है आपको। तो जीवीएमपी आ गया 850, माइनस करोगे डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन यहाँ पे कैसे निकलेगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस जो है वो आपका डेप्रीशिएशन आता है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है 100, नेट इन्वेस्टमेंट है सॉरी नेट इन्वेस्टमेंट 80, तो ये 20 रुपीज का डेप्रीशिएशन हो गया, माइनस नेट टैक्सेस ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, कई बार नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी दिया होता है और सब्सिडी भी दिया होता है, बच्चे फिर भी नेट इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी घटा देते हैं। भैया नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी उसका मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो तुम दोबारा सब्सिडी क्यों घटा रहे हो, समझ रहे हो बात को, तो नहीं घटाना चाहिए आपको। तो ये हो गया 850
-100 में से 80 गया 20 -20 तो 40, 810 आ जाएगा आप खत्म। 810 करोड़। आगे करोड़ जरूर लिख देना, फिगर सारा करोड़ में है, करोड़ों की बातें चलेंगी यहाँ पे क्योंकि इकोनॉमी की बात चल रही है, मैक्रो लेवल पे, देश के लेवल पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, लिख लो इसको। आज अच्छे से पूरा नेशनल इनकम खत्म करना है, सारे के सारे इसके एमसीक्यू लगाने हैं, सारे फॉर्मूले याद करने हैं और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी मैं आपको दिखाऊंगा, चाहे वो थियोरी हो चाहे वो न्यूमेरिकल हो। ठीक है, कैसे पेपर में आते हैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट एनवीएएफसी फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको एनवीएएफसी निकालना है, तो सबसे पहले हम अगेन निकालेंगे बाय यूजिंग प्रोडक्शन मेथड जीवीएमपी। जीवीएमपी में सेल्स आ गया 200 प्लस चेंज इन स्टॉक, तो चेंज इन इन्वेंट्री आ गया 10 माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन यानी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ मशीनरी इज अ फाइनल गुड्स, तो हम वो नहीं लेंगे बेटा, मशीन को नहीं लेना। इंटरमीडिएट कॉस्ट जो होता है वही परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, तो ये आएगा 200 प्लस 10 210 माइनस 90 इट्स 120 करोड़, 110 करोड़, 120 करोड़ का आ गया जीवीएएमपी। अगला क्या निकालना है आपको, एनवीएएफसी। गिवन क्या है, जीवीएएमपी। ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रीशिएशन, वीए सेम है, एमपी से एफसी आने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये आ गया 120 का जीवीएमपी। डेप्रीशिएशन, तो डेप्रीशिएशन आपको कितना दे रखा है यहाँ पे, ढूंढो। आपको डेप्रीशिएशन दे रखा है क्या, डेप्रीशिएशन आपको दे रखा है, चेक करो। डेप्रीशिएशन भैया आपको नहीं दिया गया है, इसको ले लो आप 0 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है आपको, इनडायरेक्ट टैक्स ये दे रखा है आपको 12। अगर आपको इनडायरेक्ट टैक्स 12 दे रखा है तो आपको जीएसटी देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको पूरा का पूरा इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, तो आपको क्या जरूरत है फिर और कुछ देखने की, जीएसटी वगैरह। माइनस सब्सिडी, सब्सिडी देखो आपको दे रखा है क्या, सब्सिडीज आपको दिया नहीं, खाली इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, सब्सिडी दिया नहीं, सब्सिडी को आप 0 मान लो। ठीक है, तो सॉल्व कर लो। 120 ये हो गया, माइनस कर दो 12 इट्स 108, तो 108 करोड़ आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सेल्स किया, चेन स्टॉक को ऐड किया 100 और माइनस किया इंटरमीडिएट कॉस्ट को 90, तो 210 माइनस 90 आ गया 120। सेल्स आ गया 200, ये आ गया आपका कितना, चेन स्टॉक आ गया 10, 210 माइनस कर दिया आपने 90, ये आ गया आपको 120। फिर आपको निकालना क्या है, एनवीएफसी। गिवन क्या है, जीवीएमपी। तो कई बार ऐसा भी होगा कि आपको जीवीएमपी या एनवीएफसी में से एक दिया होगा और बोलेगा सेल्स निकालो, तो आपको सीधा फॉर्मूला यही लगाना है, जो नहीं गिवन है वो अपना आप निकल आएगा। और ये अगर नहीं दिया होगा तो कुछ और दिया होगा उसमें से कन्वर्ट करना, लाइक एनवीएफसी दिया होगा उसको जीवीएमपी में कन्वर्ट करके फिर आपने जो सेल्स नहीं दिया सेल्स को एक्स मान लेना, आईसी नहीं दिया आईसी को एक्स मान लेना, चेन स्टॉक नहीं दिया उसको एक्स मान लेना, आप सॉल्व करोगे निकल कर आ जाएगा। ठीक है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इसमें कोई जरूरत नहीं है उसकी, जीएसटी की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, उसके अंदर ही सब कुछ है। अब आपको इसमें कैलकुलेट द नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट एमपी, एनएनपी एमपी निकालना है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो ये क्वेश्चन होगा इनकम मेथड से सॉल्व। आप पहले फॉर्मूला लिख देना पूरा का पूरा इनकम मेथड का, बाय यूजिंग इनकम मेथड। और इनकम मेथड से निकलता क्या है, एनडीपीएफसी। ठीक है, मेरे पास स्पेस की कमी है लेकिन आप पूरा फॉर्मूला लिखना फिर करना। तो सबसे पहले आप लेना है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ढूंढो। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज यहां पे नहीं दिया, अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दिया गया है तो ही आप इसके दो सब पार्ट पे चलोगे, लाइक वेजेस सैलरी इन कैश एंड काइंड और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो वेजेस एंड सैलरी मिल गई आपको 1000 और प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, तो देखो ये रहा सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, एक ही चीज है, तो ये हो गया 100। ठीक है, प्लस लोगे आप रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, रेंट है 300, रॉयल्टी जो दे रखी है आपको यहाँ पे रॉयल्टी नहीं दिया गया है, तो फिर आप इंटरेस्ट को ले लो, इंटरेस्ट गिवन है आपका 400, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट हो गया। अब प्रॉफिट अगर आपको नहीं दिया गया है तो प्रॉफिट के 3 पार्ट है, अनडिस्टर्ब प्रॉफिट, डिविडेंड कॉर्पोरेट टैक्स, ये हो गया आपका अनडिस्टर्ब प्रॉफिट डिविडेंड कॉर्पोरेट टैक्स, ये आ गया 310 प्लस 310 प्लस मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड। एक चीज और होती है ना मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड, तो मिक्स इनकम से, अच्छा मैंने फॉर्मूले में बताया था आपको, सबसे पहला आपको क्या लेना है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सेकंड ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है, मेरा ये बिजनेस है, अपने बिजनेस से सैलरी ले रहा हूँ, लाइक मेरा एक स्कूल है मैं उसमें पढ़ाता भी हूँ अकाउंट्स है ना, तो मैं उसकी सैलरी भी लेता हूँ खुद की, तो वो हो गया मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड। तो अगर 310 इन तीनों को जोड़ के आ गया कितना 310, और मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड तो दिया हुआ नहीं है, उसका कोई
नहीं दिया तो कोई सब पार्ट भी नहीं होता, उसको जीरो ले लेंगे। तो ये हमारा आ गया क्या, एनडीपीएफसी निकल कर आ गया। हमें चाहिए क्या, एनएनपीएमपी। तो पहले एनडीपीएफसी निकाल लेते हैं। 1000 प्लस 100 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 310, इट्स 2110, 2110 ये आ गया एनडीपीएफसी। सेकंड जो हमें चीज चाहिए वो चाहिए एनएनपीएमपी। हमें चाहिए क्या, एनएनपीएमपी, और गिवन क्या है, एनडीपीएफसी। तो एनएन से में डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस एनएफआई है, एफसी से एमपी में आने के लिए प्लस एनआईटी। तो एनडीपीएफसी तो आपने निकाल लिया 2110 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम 2। देखो अगर आप जल्दीबाजी में बोलोगे ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, गलत हो जाएगा। ये नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड है, तो ये समझ लो प्लस का 20, और फिर साइन जो भी यहाँ यूज करना उसको यही चेंज कर देना साइन। प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दे रखा है 80, तो आपको ना ही कोई इनडायरेक्ट टैक्स देखना है, ना ही कोई सब्सिडी देखना है, कुछ भी नहीं देखना। तो ये आ गया आपका 2210, 2210 करोड़ आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये लग गया आपका कौन सा मेथड, इनकम मेथड। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस और कॉम्पनसेशन एम्प्लॉइज। दोनों ही ऑपरेटिंग सरप्लस और कॉम्पनसेशन एम्प्लॉइज दोनों ही इनकम मेथड के अंदर आते हैं। तो हम इनकम मेथड लगाएंगे जिसका फॉर्मूला क्या है, एनडीपीएफसी इज इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। आप फॉर्मूला पूरा पूरा लिखना। अकाउंटेंसी में हम जब भी बात करते हैं वो टाइम की बात करते हैं कि यार टाइम कम पड़ जाएगा, बट इको और बीएसटी में टाइम तो कम नहीं पड़ेगा। तो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इनमें समय कम नहीं पड़ेगा। शुरू के 15 मिनट भी आराम से आप यूटिलाइज कर लोगे, तो समय कम पड़ेगा वाली चीज तो हट गई। तो प्रेजेंटेशन, आंसर राइटिंग, डायग्राम, चार्ट, मैं बताऊंगा आपको, कुछ चार्ट कुछ डायग्राम बनाने होते हैं। पेपर आपका लगना चाहिए देख के कि बढ़िया पेपर है जहां टीचर आपको नंबर दे। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। तो एनडीपीएफसी इज इक्वल टू, सबसे पहले कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ढूंढते हैं वो कहां पे है, वो तो निकालना ही है। तो भैया वो तो निकालना ही है, हम कुछ कर नहीं सकते। ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला होता है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस आप यहां अलग से निकाल लो। रेंट है 100, रॉयल्टी है 20, इंटरेस्ट है आपका कितना 50, और जो प्रॉफिट है वो आपका है 200। अगर आप चारों को ऐड करोगे 100 प्लस 20 प्लस 50 प्लस 200 आएगा 370। ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया 370। प्लस करोगे मिक्स इनकम, तो मिक्स इनकम आपको यहाँ दिया हुआ ही नहीं है कहीं भी, तो मिक्स इनकम को जीरो मान लो। तो अब आपके पास ये भी निकलेगा नहीं क्योंकि एनडीपीएफसी गिवन नहीं है, लेकिन आपको एक चीज और गिवन है, जीडीपीएमपी। अगर आप एनडीपीएफसी निकाल लो, ऑपरेटिंग सरप्लस तो आ गया आपका 370, पहला आंसर तो आ गया। अगर आप एनडीपीएफसी निकाल लो और यहां रख दो तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आपका आंसर आ जाएगा। तो एनडीपीएफसी निकाल लो इस चीज से, किससे, जीडीपीएमपी से, है ना। जो निकालना है वो राइट हैंड साइड, जो गिवन है वो राइट हैंड साइड, जो निकालना है वो लेफ्ट हैंड साइड। तो चाहिए क्या, एनडीपीएफसी, और गिवन क्या है, जीडीपीएमपी। ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, ये पहला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। डीडीपीपी सेम है, एमपी से एफसी में जाने के लिए होता है माइनस एनआईटी। तो जो जीडीपीएमपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, वो 1800 रुपए हो गया। डेप्रीशिएशन आपको दे रखा है कितना, 200 हो गया। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दिया हुआ है क्या, ये रहा, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है 250 ब्रैकेट में, माइनस करेंगे सब्सिडीज, और सब्सिडी गिवन है आपका 50। तो कल 1800 माइनस करोगे 200, 1600, और यहां से माइनस 200 कर दोगे, 1400 रुपए आ गया आपका क्या, एनडीपीएफसी 1400 करोड़। अब यहां रख दो आप 1400 करोड़, और ये 370 आप इधर भेज दो, तो आपका आंसर आ गया कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज इक्वल टू 1030 करोड़। ठीक है, लिख लो। ये हो गया आपका इनकम मेथड पूरी तरीके से खत्म। समझ रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जबकि पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो इससे बहुत बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे। अब दिखाऊंगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, रिवीजन, एमसीक्यू और पीवाईक्यू मस्ट है। तुम लोग पता नहीं क्या पढ़ रहे हो स्कूल में, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार तुम सैंपल पेपर उठा के देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो यार उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और मैं मॉक्स भी लेके आऊंगा, उसको भी जरूर बनाना, वो भी लेटेस्ट अकाउंट्स में। आपने देखा पूरा का पूरा पेपर मॉक्स करके जाते हैं ना, तो मॉक्स एक इंटेंजिबल एसेट है जो आपको अंदर से ताकत देगा, आपको दिखेगा नहीं लेकिन वो ताकत देगा जो आप पेपर में एक आंसर करके आओगे, विद इन टाइम आप सारा कर लोगे आराम से। क्योंकि मॉक्स ऐसे बनते हैं ना हमारे कि हर चीज 3 मॉक मिलते हैं, हर चीज कवर हो जाती है उस 3 मॉक्स के अंदर। तो बना रहा हूं, जैसे ही खत्म होगा मैं आप लोगों को दे दूंगा। कैलकुलेट जीडीपी, एफसी और फैक्टरिंग। अब ये पेपर में आता है तो मतलब
ये तो 4 नंबर का कम तो है ही नहीं, 4 से कम तो जाएगा ही नहीं, 6 का भी आपको पूछ सकता है। आपको निकालना क्या है, जीडीपी एफसी। तो अगर मैं इसमें देखूं तो एक्सपेंडिचर मेथड लगेगा और एक्सपेंडिचर मेथड से निकलेगा जीडीपी एमपी। तो बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड जीडीपी एमपी, सबसे पहले इसके अंदर क्या आएगा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन। अच्छा नहीं, इसमें प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है ही नहीं, तो ये एक्सपेंडिचर मेथड नहीं लगेगा, फिर लगेगा इसमें इनकम मेथड। और इनकम मेथड से क्या निकलेगा, एनडीपीएफसी। सबसे पहले लिखो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, फिर एनडीपीएफसी को कन्वर्ट कर लेंगे ना जीडीपीएफसी में, क्या दिक्कत है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो रेंट है 150 का, रॉयल्टी लाइन बाय लाइन रॉयल्टी नहीं दिया है, ठीक है। इंटरेस्ट है 100 का, प्लस प्रॉफिट्स है आपका 200। अगर आपको प्रॉफिट दिया गया है तो डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स को देखने की क्या जरूरत है ना। प्लस मिक्स इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयड। कोइंसिडेंस, एक भी क्वेश्चन नहीं आया मिक्स इनकम का, कोई बात नहीं। 800 ये हो गया, 800 प्लस हो गया 150 प्लस हो गया 100 प्लस हो गया 2, इट्स आ गया 1250। एनडीपीएफसी हमें चाहिए क्या, जीडीपीएफसी हमें चाहिए क्या, जीडीपीएफसी। और गिवन क्या है, एनडीपी। जो गिवन है वो राइट साइड, जो निकालना है लेफ्ट हैंड साइड। तो नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस डेप्रीशिएशन, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक सेम है, एफसी से एफसी सेम है, तो 1250 प्लस डेप्रीशिएशन। अब अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो मेरे पास कहीं भी डेप्रीशिएशन गिवन नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि यार दोनों चीजें सेम है, ये दोनों चीजें सेम क्यों दी हैं पेपर में। मैंने दिमाग लगाया, भाई दोनों चीज तो एक ही चीज है, एक ही चीज के दो पार्ट क्यों दे रहा है, ग्रॉस और नेट का फर्क है। लेकिन खाली ग्रॉस और नेट का फर्क नहीं है, ये डोमेस्टिक है, ये फिक्स्ड है। तो देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, वो कैसे निकलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये रहा। ओ एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ ये रहा, नेट नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मतलब वही नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। नेट को हटाने के लिए डेप ऐड करेंगे और फिक्स को हटाने के लिए क्या ऐड करेंगे, चेंज इन स्टॉक। ये तो जानते हो ना आप, अभी लिखवाया था फॉर्मूला। तो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आपको दे रखा है 200, डेप्रीशिएशन हमें नहीं पता है, और चेंज स्टॉक कहीं ना कहीं दे रखा होगा आपको, देखो चेंज स्टॉक ये रहा, नीचे दिया 50। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो आ गया वो आ गया 250 प्लस डेप्रीशिएशन, क्या आ गया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है 300, तो यहाँ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पे आप कितना रख दोगे, 300 रख दोगे, गिवन है। तो 250 उधर भेज दोगे तो डेप आ गया आपका 50, तो डेप्रीशिएशन का आंसर कितना आ गया आपका 50 आ गया डेप्रीशिएशन। तो यहाँ रख दो 50, तो आंसर कितना आ गया 1300। अब ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन को जीरो मान लेंगे, तो इस क्वेश्चन को मैं हमेशा करवाता हूँ क्योंकि डेप्रीशिएशन को जीरो नहीं मानना, डेप निकल सकता है जब तक आप निकालो। अगला क्या निकालना है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो उसको कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखना। यहां पे एक आइटम गिवन है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस 1400। अब तुम्हारे दिमाग में लड्डू फूटेगा कि सर आपने इस क्वेश्चन को मेथड से क्यों निकाला, सीधा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को कन्वर्ट कर दो ना जीडीपीएफसी में, बात खत्म, सीधे कन्वर्ट कर दो, करके देख लेना, नहीं आएगा आंसर। क्यों, ये है नेशनल, ये है डोमेस्टिक, और नेशनल डोमेस्टिक का डिफरेंस जो है वो है एनएफआईए, और एनएफआईए का एक कंपोनेंट गिवन नहीं है, उसको जीरो मत मानना क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है। जो चीज पूछ रहा है उसको मैं अज्यूम जीरो कैसे कर लूं, खुद सोचो, कोई प्रैक्टिकली बात है ये, जो पूछा गया है मैं उसको जीरो मान ले रहा हूं, मतलब वो कुछ ना कुछ है तभी पूछा गया है, तो जीरो तो नहीं मान सकते आप, ठीक है। चलो आपको निकालना क्या है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो एक काम करो, अब आप काम करके देख लो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस गिवन है, और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था जीडीपीएफसी। तो ग्रॉस ग्रॉस सेम है, नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए नेशनल बड़ा होता है, माइनस करो क्या, एनएफआईए, नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए माइनस एनएफआई, डोमेस्टिक से प्लस एनएफआईए। ये है आपका पीपी सेम है, एमपी से एफसी में आने के लिए माइनस एनआईटी। तो अब देखो दोनों ही चीजें हमें गिवन है, जीडीपीएफसी हमें कितना गिवन है, जीडीपीएफसी हमें अभी निकाला है ना हमने, जीडीपीएफसी ये रहा, जीडीपीएफसी कितना 1300, जीएनपी एमपी गिवन है हमें कितना 1400 गिवन है, माइनस करोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि फीफा माइनस फीटा माइनस एनआईटी। तो जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो तो गिवन है आपका 120, और ये है फीफा, फीफा कितना गिवन है आपको, देखो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है 60, लेकिन फीटा गिवन नहीं है, वो तो निकालना है हमें, वो पूछा जा रहा है। तो देखो इक्वेशन बन गई, सॉल्व करके फीटा निकल आएगा। अगर ये नहीं निकला होता 1300 पहले से, तो फिर तो दो चीज मिसिंग थी ना, फिर तो सॉल्व नहीं हो पाता, क्वेश्चन अटक जाता। तो अब आप इसे सॉल्व कर लो, 1300 माइनस कर दो 1400, ये प्लस कर दो 120, इधर माइनस 60, इधर आएगा प्लस 60, और इधर आएगा प्लस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये माइनस 60 हो जाएगा ना, और ये माइनस प्लस प्लस फीटा हो जाएगा, बाकी सब इधर भेज दो।
तो 1300 माइनस कर दोगे 1400, तो माइनस का 100 प्लस 120 प्लस 60, तो 80 आ गया। तो आपका आंसर आ गया फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 80 करोड़। तो देखो बड़ा क्वेश्चन है, चांस है, और अगर चांस हुआ तो बाकी बच्चे गलत करेंगे, बट आप गलत नहीं करोगे, आपकी प्रैक्टिस करके गए हो। ज्यादातर बच्चे डेप्रिसिएशन को यहाँ जीरो मान लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा ब्लेंडर है जो नहीं करना है। ठीक है, चलो मूविंग टू नेक्स्ट। आपको निकालना क्या है, जीडीपी एफसी निकालना, और ये एक्सपेंडिचर मेथड लगेगा। एक्सपेंडिचर मेथड से तो जीडीपी एमपी निकलेगा, लिखोगे बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड जीडीपी एमपी इक्वल टू, सारा फॉर्मूला लिख लेना, चाहे खड़े में लिखना से ये लिखा हुआ या फिर एक ही लाइन में या 2 लाइन में 3 लाइन में, जहां तक जाए पूरा डिटेल में लिख लेना। कोई जल्दीबाजी नहीं है, प्रेजेंटेशन हमें बहुत अच्छी और प्यारी करनी है, ठीक है। और पेपर छूटेगा नहीं किसी बच्चे का, उसकी मेरी गारंटी। और पेपर में जो कराऊंगा अभी इन 5 दिन के अंदर, इससे बाहर भी कुछ नहीं आएगा, इसकी मेरी गारंटी है, ठीक है। तो जीडीपी एमपी कैसे निकलेगा बताओ। सबसे पहले क्या लेना है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक, सॉरी गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहीं पे गलती करते हो, ध्यान से पढ़ो। ग्रॉस की जगह नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो ग्रॉस की जगह नेट दिया है, तो आपको डेप्रिसिएशन ऐड कर देना है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल आपने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये होगा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट ये रहा कितना आपका, माइनस का 30, तो ये हो गया 800, ये हो गया 450, ये हो गया 150 प्लस 50 माइनस का 30, वो 1420 रुपए, 1420, ठीक है। तो ये 800 प्लस 450 प्लस ये हो गया 150 प्लस 50 200 माइनस का 30, 1420 आपका जीडीपी एमपी। पूछा क्या है, जीडीपी एफसी, तो हमें क्या निकालना है, जीडीपी एफसी। गिवन क्या है, जीडीपी एमपी, जी से जी से में, डी से डी से में, एमपी से एफसी माइनस एनआईटी, तो 1420 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर मान लो सब्सिडीज क्वेश्चन में दिया होता तो हम इसको जीरो मानते, क्योंकि जब आपको ऑलरेडी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया गया है तो आपको सब्सिडी नहीं लेना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का 1300 आंसर करेक्ट। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। अब ध्यान समझना, ये क्वेश्चन सैंपल पेपर का या पीवाईक्यू का सीबीएसई का ही क्वेश्चन है। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल डेटा, ये नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी एडजस्टेड बेस ईयर प्राइस, तो इसी को क्या बोलते हैं, जो नॉमिनल जीडीपी है उसी में इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दोगे तो वही क्या होता है आपका रियल जीडीपी। और आप ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूं, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रियल जीडीपी बढ़ेगा तभी बढ़ेगा जब क्वांटिटी आई एम सॉरी, रियल जीडीपी बढ़ेगा तभी बढ़ेगा जब क्वांटिटी बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है रियल जीडीपी में जो प्राइस होता है वो कांस्टेंट होता है। तो रियल जीडीपी कब बढ़ता है, जब आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी। फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस आपको बेस ईयर लेना है तो प्राइस तो सेम ही होता है, तो क्वांटिटी अगर बढ़ेगा ना तभी जो है वो रियल जीडीपी बढ़ेगा। नॉमिनल जीडीपी प्राइस और क्वांटिटी किसी के बढ़ने से बढ़ जाएगा, लेकिन रियल जीडीपी जो है ना वो प्राइस कांस्टेंट होता है, तो क्वांटिटी बढ़ेगा तभी रियल जीडीपी बढ़ेगा। और मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला प्राइस इनटू क्वांटिटी है, तो बेस ईयर प्राइस करंट ईयर क्वांटिटी इज इक्वल टू रियल जीडीपी, फॉर्मूला ध्यान रखना। और नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस करंट ईयर इनटू क्वांटिटी भी करंट ईयर, ध्यान रखना। अब रियल में प्राइस आपको लेना है बेस ईयर का, क्वांटिटी करंट ईयर का, क्योंकि क्वेश्चन कितना भी इनोवेटिव तरीके से पूछे ये फॉर्मूला याद रखोगे तो आपको ध्यान रहेगा। बाकी डिफ्लेटर का फॉर्मूला नॉमिनल अपॉन जीडीपी, नॉमिनल अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, उससे बाहर नहीं जाएगा पेपर में। कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी 23 और 20, तो यहाँ पे चेंज जो हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, 500, 2020 में था 4000, 23 में 45, 500 का चेंज है, तो चेंज 500 का है। 2020 को बेस लेना है अपॉन 4000 इंटू 100, तो ये आएगा 500 डिवाइड बाई 4000 इंटू 100, 12.5% का रियल जीडीपी में जो है वो चेंज मिल रहा है। बाकी निकालना कैसे है, जो चेंज आया इसमें चेंज अपॉन बेस इंटू 100। यहाँ पे अगर नॉर्मल जीडीपी में चेंज आया तो आप लिखते 1000 अपॉन 3000 इंटू 100, 33.33% का चेंज आता। रियल जीडीपी जो है वो 173.2 है और कॉरस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल जीडीपी 295 है। और आप सेम ईयर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा जीडीपी डिफ्लेटर, तो जीडीपी डिफ्लेटर फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, तो नॉमिनल जीडीपी है 295.36 और रियल जीडीपी है 173.82, ठीक है। तो सबसे ऊपर आएगा नॉमिनल, नीचे आता है रियल, तो 295.36 डिवाइड बाई 173.82, तो आएगा 160
7%, राइट। 167% से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। 295, 290, अगर ये ऑप्शन में आता है, मान लो ये क्वेश्चन ऑप्शन में आता है, तो पॉइंट को हटा देना, ऐसे ही कर देना, बिना पॉइंट को सॉल्व करे कर देना। तो ये लगभग 170% के अराउंड हो गया। 295.36 डिवाइड बाई 173.82, तो 1 इंटू 100 आएगा 169.92, यानी 169.9 है, 167 क्यों लिखा मैंने, 169, 169.92, तो 170 लिख सकते हो, ठीक है। 0.92% है, अगर आपने 170% लिखा तो भी चलेगा। यानी कि प्राइस जो है वो 170% से बढ़ गया, जिसकी वजह से जो नॉमिनल जीडीपी आ रही है वो बहुत ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू रियल जीडीपी। डन है क्लास, हो गया यहां तक, दैट्स इट। तो पूरी तरीके से अच्छे से हम लोगों ने नेशनल इनकम को रिवीजन कर लिया, यकीन मानो एवरीथिंग इज कवर्ड। मैं जो जो आपको इन 5 दिन बताऊंगा बस आपको वो करना है। मुझे पता है कब क्या चीज सही समय है करने का, आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। जो करा है इसको अच्छे से देख लो, मुझे कमेंट्स में लिखो वीडियो डन कर लिया है। शाम को इसके पीवाईक्यू देखना, सारा इसी में से कवर होगा। फिर रात को इसके एमसीक्यू देखना। आज रात को हमारे 10 नंबर हम पक्का कर लेंगे आउट ऑफ 40, बाकी 30 नंबर का कल पूरे दिन कवर करेंगे। और कल पूरे दिन हम पूरा मैक्रो खत्म करके परसों सुबह फिर से एक बार लाइव बैठेंगे, आपके सारे डाउट्स और एक बार फिर से कंप्लीट रिवीजन मैक्रो का कर लेंगे सुबह 9 से होपफुली 12 बजे तक अच्छे से खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छे लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टिल सीयूईटी में आपके बहुत काम आने वाला हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।